गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सारे बच्चे शानदार होंगे। सैलरी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलिए आपकी कमेंट्स के लिए फोन लगा लेते हैं एक बार। क्या हाल चाल है? कल जो पढ़ाया वो रिवाइज करा क्या? बताइए। कल जो पढ़ाया मैंने, आपने वो रिवाइज कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं करा होगा तो प्लीज कर लीजिएगा। कल हमने सैलरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी, जिसके अंदर पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ सैलरी कवर कर रखा था और अलाउंसेस हमने कवर कर रखे थे। आज हम शुरू करने वाले हैं परक्यूजिट्स के साथ भाई। और परक्यूजिट्स के अंदर एक सबसे बड़ा खतरनाक परक्यूजिट होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। उस रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर आई है अमेंडमेंट, जो कि मैंने अभी तक नहीं लिखी है, मैं आपके साथ लिखूंगा। ठीक है, चलिए। ओके, यस। सो शुरू करें? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, शुरू करें क्या? तो हम शुरू कर देंगे आपकी जैसे ही रेड ग्रीन, कौन सी ग्रीन टिक मिलती है। चलो कमेंट कर दो भाई, यस 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 यस। जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन हुए, कुछ गुजारिश है भैया जल्दी से डाल दो। और जितने भी आपके पास ग्रुप है, सारे ग्रुप में ये बता दो कि भैया प्रणव चांडक फास्ट ट्रैक ले रहा है फ्री में। यस। चलो, परक्यूजिट्स। परक्यूजिट का मीनिंग क्या होता है आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि परक्यूजिट में हर बच्चे को दिक्कत होती है। देखिए परक्यूजिट जितने भी है ना आपके, मैंने एक दो पेजेस में पूरे के पूरे कवर कर रखे। दो पेजेस में, ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस में आपके के सारे परक्यूजिट्स कवर हो गए हैं। और आज कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे परक्यूजिट्स आज हम खत्म कर दें। ठीक है, चलो। ओके, परक्यूजिट्स का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि परक्यूजिट का मीनिंग होता है फैसिलिटीज। परक्यूजिट का मीनिंग होता है फैसिलिटीज जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। बराबर है? हाँ जी, यस। कुछ बच्चे पूछ रहे सैलरी का पार्ट 1 कहाँ है? भैया कल क्या हुआ था? उतनी नहीं क्या परसों की? कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। ठीक है, थंबनेल सेम हो सकता है, वो स्टाफ से गड़बड़ हो गई है, आप उसकी चिंता मत करो। ये पार्ट 2 है, मैं कह रहा हूं। और मैंने कहने के बाद तो फाइनल है वो बात। ठीक है, चलो। हाँ जी, जो लोग कल जगे हुए थे वो पता है। अब एक और चीज बता देता हूँ चालू करने के पहले। देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं मेरे नंबर पे जो मैंने आपको दे रखा है इमरजेंसी के लिए। सुन लो सुन लो सुन लो, बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं उस नंबर पे जो मैंने आपको इमरजेंसी केस के लिए दे रखा है। अब भाई एक चीज समझो, सर ये सैलरी पार्ट 1 की लिंक कहाँ है? आपको ऑनेस्टली लगता है क्या कि मेरे पास टाइम होता होगा कि मैं आपको सैलरी पार्ट 1 की लिंक भेज दूं? नहीं होता है। अगर आपको लगता भी ये होता होगा तो मैं बता दूं, नहीं होता है मेरे पास टाइम कि सैलरी पार्ट 1 की लिंक भेज दूं। आपको एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है? उस ग्रुप के अंदर डेली आ जाता है। तो जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है, आपकी एग्जाम तक, बस आपकी एग्जाम तक उस ग्रुप को आप पिन टू टॉप, व्हाट्सएप में एक फीचर है पिन टू टॉप का, उसको अपने टॉप पे पिन करके रख दीजिएगा और चेक कर लिया करो। चेक कर लूंगे ना तो अपने आप उसके अंदर लिंक आपको मिल जाती है। अब अगर आप ग्रुप ही चेक नहीं करते हो तो भैया मेरी कोई गलती नहीं है, आप रेगुलर कोर्स के या फास्ट ट्रैक कोर्स के लेक्चर्स परचेस कर लीजिए, जिसमें आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आपके लिए वही बेहतरीन है, क्योंकि आप अगर ग्रुप की लिंक नहीं चेक कर सकते तो फिर भैया मैं घर पे आके लिंक भेजू क्या आपको? ये बड़े प्यार से, बड़े क्या कहते हैं उसको, आदर सम्मान से मैं विनती कर रहा हूँ कि कृपया करके ऐसे मैसेज मेरे को ना भेजें। होगा क्या, अगर आप ऐसे फालतू के टाइम पास वाले मैसेज मेरे को भेजोगे तो मैं आपको इग्नोर लिस्ट में डाल दूंगा। अपने मेरे फोन के अंदर एक लेबल बन रखा है इग्नोर लिस्ट, उसका जो कलर है वो मैंने लाल कर रखा है। इग्नोर लिस्ट का जो बच्चा मैसेज करता है मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। तो अगर गलती से आप उस इग्नोर लिस्ट में चले गए तो आपकी कोई काम की क्वेरी भी कभी रही ना तो वो इग्नोर हो जाएगी। तो कृपया करके हाथ जोड़ के ऐसी हरकतें ना करें, बात की मर्यादा समझे। मैं एक टीचर हूं जिसके लेक्चर्स चलते हैं हमारे, ये तो फास्ट ट्रैक के मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूं, बट मेरे रेगुलर कोर्सेज भी चल रहे हैं जिसमें बच्चे पैसे दे के आते हैं। ठीक है, तो कृपया करके ऐसा ना करें। प्लीज ग्रुप चेक करिए, उसके अंदर सारी अपडेट, सारी लिंक आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। चलो इसी नोट पे शुरू करते हैं परक्यूजिट का पार्ट 2, सॉरी सैलरी का पार्ट 2। आज हम पढ़ने वाले परक्यूजिट्स। ठीक है, परक्यूजिट्स का मीनिंग क्या होता है? परक्यूजिट का मीनिंग होता है फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, कार दिया, कोई एसेट दिया यूज करने के लिए, तो ये एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट हो गया। घर देने के बदले उसने हाउस रेंट अलाउंस दिया,
हर महीने का फिक्स्ड अलाउंस देता है वो, हर महीने का क्या करता है वो, फिक्स्ड अलाउंस देता है, तो उसको बोलेंगे एचआरए, और वो जाएगा अलाउंस में। अलाउंस अलग है, परक्यूजिट अलग है, पहली चीज समझो, अलाउंस अलग है, परक्यूजिट अलग है, ठीक है। सेकंड, एक और इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, जब मैं ऐसा देख रहा हूं ना, ये मैं देख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी चैट नहीं देख रहा हूं। ये देखो, ये फोन है, इधर इधर ये स्टैंड है, ये फोन है, ठीक है। जब मैं ऐसे देखूंगा, इसका मतलब हो गया मैं आपकी जो चैट्स है वो पढ़ूंगा, समझे। हाँ, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो वो यूजलेस है, वो वेस्ट है। दूसरा बच्चा काम के वक्त टाइप करेगा, उसकी चैट पढ़ ली जाएगी, आपकी चैट ऊपर चली जाएगी। तो चैट पे टाइप मत करो। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज समझो, ठीक है। फिर जब मैं बोलूंगा कि भैया कोई दिक्कत है क्या, तब आप इसके अंदर मैसेज डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, ये कब होगा, वो कब होगा, इसका पीडीएफ कहाँ है, इसका हार्ड कॉपी भेजाओ, इसका पीडीएफ भेजो मेरे को, ये टाइप के अगर आपके सवाल है तो मुझे माफ करिएगा, मेरे पास उन चीजों के लिए वक्त नहीं है। आपको जो करना है कर लो, मुझे माफ कर दो। मेरे को उस बच्चे को पढ़ाना है जो सीरियसली पढ़ने आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, सिर्फ मटेरियल जमा करते हैं, सर इसका पीडीएफ दो, इसका पीडीएफ दो, सब मैं जमा करके रखता हूँ, ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं, बस सॉल्व वॉल्व करना है नहीं, अभी लेक्चर देखना है नहीं, फिर सिर्फ पीडीएफ जमा करके रखना है, बोले इसका अचार डालूंगा मैं। ऐसे टाइप के बच्चे होंगे तो मुझे माफ करो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये चीजों को एंटरटेन करते हैं, आप उनके पास जाओ, मस्त उनकी रील बनाओ और उनको इंस्टाग्राम पे टैग करो, मेरे को जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच। जीएसटी के लिए एक अपडेट दे देता हूँ। जीएसटी में क्या हुआ, हमने कल लेक्चर 1 शुरू करा, ठीक है। बट फिर बच्चे बोल रहे थे सर डीटी जीएसटी दोनों बहुत ज्यादा हेवी हो जा रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, एक बार सैलरी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। सैलरी को और मैक्स 2 लेक्चर्स लगेंगे, एक बार सैलरी खत्म कर देता हूँ, फिर आपके सारे के सारे पांचों हेड्स अपने खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो टॉपिक्स रहेंगे, हेड सारे खत्म होने के बाद जो टॉपिक्स रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे या लाइट रहेंगे। छोटे छोटे बोलने के बजाय बोलो लाइट रहेंगे, मतलब ज्यादा दिमाग में तान नहीं है उसका। तो तब से अपन 2-2 लेक्चर्स करके डीटी खत्म कर देंगे, और जैसे ही डीटी खत्म हुआ नेक्स्ट डे से आईडीटी का सप्लाई चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 2 शुरू कर देंगे। क्लियर है, ये इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखी है। आपको चाहिए तो आप इसको वापस से सुन लेना, या जो पूछ रहा है उसको ये वीडियो भेज देना, ठीक है। हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच मेरे पूरे 5 मिनट वेस्ट करने के लिए। चालू करते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज को परक्यूजिट्स कहते हैं। जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है उसको परक्यूजिट कहते हैं। जैसे घर रहना, घर लेना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है, पर मेरी कंपनी ने मेरे को घर दे दिया रहने के लिए। कार लेना मेरा पर्सनल है, बट मेरी कंपनी ने मेरे को कार दे दी, ये परक्यूजिट हो गया मेरे लिए, ठीक है। परक्यूजिट हो गया। परक्यूजिट मतलब फैसिलिटीज, ये सबको समझता होगा, ठीक है। अब देखो, परक्यूजिट तभी टैक्सेबल रहेगा जब आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है। परक्यूजिट तभी टैक्सेबल होगा जब आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है। अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई और आदमी आपको कुछ दे रहा है जिससे आपको फायदा हो रहा है, देखो परक्यूजिट का बेसिक मतलब यह है कि परक्यूजिट का वैल्यू विल बी इक्वल टू जितना बेनिफिट हुआ, जितना बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को, यह परक्यूजिट का वैल्यू हो जाएगा। एम्प्लॉय को, आपको परक्यूजिट आधी चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि भैया एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हो रहा है, जो भी चीज मिल रही है उससे एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हो रहा है। जितना बेनिफिट एम्प्लॉय को होता है उतना वैल्यू ऑफ परक्यूजिट होता है, ठीक है। परक्यूजिट सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगा जब एम्प्लॉयर से मिल रहा है। अगर आपको अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहा है, एम्प्लॉयर के अलावा कोई और कुछ बेनिफिट दे रहा है आपको, तो वो टैक्सेबल होगा आईएफओएस या पीजीबीपी में, ठीक है। मोस्टली आईएफओएस में, डन है। ओके, एम्प्लॉयर से मिल रहा है कुछ बेनिफिट सैलरी में, एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिल रहा है, कहा जाएगा पीजीबीपी या आईएफओएस में, डन है, ठीक है। सेकंड चीज, आप जॉब करते थे, ठीक है, आपने जॉब छोड़ दिया, अब उसके बाद में आपको एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है। अच्छा, हाँ, जॉब छोड़ने के बाद आपको एम्प्लॉयर कोई फायदा दे रहा है या आपको एम्प्लॉयर की कोई चीज से कुछ फायदा हो रहा है, उसको परक्यूजिट नहीं बोलेंगे,
वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जब आपको बेनिफिट मिल रहा है तब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं थी। ठीक है, तो परक्यूजिट मतलब बेसिकली होता है फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, ये फैसिलिटीज कैश में भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। कैश में होना मतलब क्या है, जैसे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस डायरेक्टली एक तो एम्प्लॉयर ने भर दी, दूसरा ऑप्शन उसने मेरे को रीएम्बर्समेंट करा स्कूल की फीस का, रीएम्बर्समेंट करा स्कूल की फीस का, वो भी परक्यूजिट रहेगा, उसको अलाउंस नहीं बोलेंगे। अलाउंस मतलब वो पैसा जो आपको फिक्स्ड मिल रहा है। हर महीने आपकी सैलरी में 10,000 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से आ रहे हैं, हर महीने आने वाले, ये हो गया अलाउंस। परक्यूजिट मतलब भाई आप स्कूल की फीस जितनी भर रहे हो उतना आपको कंपनी वापस देंगी, फिक्स नहीं है, जितनी फीस है उतना आपको मिलेगा, ये हो गया परक्यूजिट। समझे बात को? हाँ, ठीक है भाई, ओके। reimbursement of expenses incurred in official discharge of duty is not a perquisite। ये क्या बोलता है पॉइंट, कि भैया देखो अभी मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया, ठीक है, अब ऑफिस वालों ने मेरे को एक बजट अलोकेट करा था, अब जो हमारा स्टे था वो थोड़ा एलोंगेट हो गया, बढ़ गया, हम 6 दिन के लिए गए थे, अब हमको 8 दिन लग गए उस काम को, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लगे तो एक्स्ट्रा खर्चा। अब मैं जब गया था तो कंपनी वालों ने मेरे को 6 दिन का बजट दिया था, उतने ही रुपए दिए थे। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला अरे 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 पैसे खत्म हो गए, काम बाकी है पर पैसे खत्म हो गए, चलो 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 वापस चलो। ऐसा करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा कि भैया अपने जेब से कुछ पैसे डाल दूंगा ऑफिशियल काम के लिए, और जब वापस आऊंगा तब कंपनी से रीएम्बर्स करवा लूंगा। तो ये जो रीएम्बर्समेंट है, इससे मेरे को कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। मेरे जेब से गए थे 20,000, उस 20,000 को मैंने वापस लिया कंपनी से, ये मेरे लिए परक्यूजिट नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, परक्यूजिट कब होगा? जब एम्प्लॉय को उससे कुछ फायदा हो रहा है। अगर एम्प्लॉय को फायदा नहीं हो रहा है तो वो परक्यूजिट नहीं रहेगा। जैसे यहां पे मैंने 20,000 अपने जेब से खर्च करे हैं कंपनी के काम के लिए, अब कंपनी मेरे को 20,000 वापस दे रही है, क्या ये मेरे लिए परक्यूजिट है? नहीं। क्या फायदा हुआ मेरा? कुछ भी फायदा नहीं हुआ भाई, 20,000 गए थे, 20,000 कंपनी ने वापस दे दिए मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। क्लियर है? हाँ। सेकंड, परक्यूजिट तभी टैक्सेबल होता है अगर उसका लीगल ओरिजिन है। सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगा जब एम्प्लॉयर की अथॉरिटी है, एम्प्लॉयर ने आपको उसकी परमिशन दे रखी है, तभी जाके टैक्सेबल होगा। जिन्होंने मेरे से रेगुलर कोर्स पढ़ रखा है, अपन ने इसका एक क्वेश्चन कर रखा था, याद है? 31 मार्च को मेरी नौकरी चले गई या मैंने जॉब छोड़ दिया, पर उसके अगले 6 महीने तक जो एम्प्लॉयर ने मेरे को घर दिया था ना, जिसमें मैं रहता था, वो मैंने खाली नहीं करवाया। तो अब 6 महीने का जो रेंट है वो मेरे को बेनिफिट मिला ना। हाँ, बट ये जो बेनिफिट मेरे को मिला वो ब्रेकअप के बाद में मिला है मेरे। अरे ब्रेकअप मतलब जॉब छोड़ने के बाद में मिला है ना बेनिफिट। तो जब बेनिफिट मिला तो क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था? नहीं था। अरे मैंने तो जॉब 31 मार्च को छोड़ दिया, फिर 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल से लेके सितंबर तक मैं उसी कंपनी के घर में रह रहा हूं। ठीक है, कंपनी वाले बोलते अरे ओ भैया हमारा घर खाली करो, मैंने उनको बोला ओ देखो 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 देखो, ज्यादा बातें नहीं करना, मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स है, सबको बता दूंगा। वो बोलते अच्छा 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 ठीक हो ठीक है, जब आपको लगेगा तब खाली करना। मैंने 6 महीने बाद खाली करा, जॉब छोड़ दी थी, उसके 6 महीने तक मैं घर में रह रहा हूँ। मैंने बोला नया नौकरी है, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने क्या बोला? नया नौकरी है, टाइम नहीं है मेरे पास जॉब ढूंढने को, बहुत प्रेशर है। अब काम करूं कि सॉरी, जॉब ढूंढने का नहीं, घर ढूंढने का। अब काम करूं कि घर ढूंढूं? वो बोलते हो भाई तू हमारा एम्प्लॉय था इसलिए हमने तेरे को घर दिया, अब तूने जॉब छोड़ दिया, घर खाली कर, दूसरे वाले को देना है। तो आप धमकी दे रहे हो, ओ देख तुम्हारे बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स है मेरे पास, मैं बता दूंगा सबको। कंपनी वाले बोले नहीं 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 ठीक है रहो घर में। अब क्या हो गया? जॉब छोड़ने के और 6 महीने तक आप उस घर में रहे, तो उस घर की जो वैल्यू है वो आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट होनी चाहिए, बट सैलरी हेड में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं है। तो फिर कहां टैक्सेबल होगी? आईएफओएस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, और ये जो आप 6 महीने उसकी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे थे, उसका घर हड़प के बैठे थे, उसका कोई लीगल ओरिजिन नहीं था, एम्प्लॉयर ने आपको उसकी अथॉरिटी नहीं दी थी, तो ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो सकता। सैलरी में टैक्सेबल तभी होगा जब उसका कोई लीगल ओरिजिन है। ठीक है, हाँ जी। अगला पॉइंट ये अपन ने बहुत बार कर रखा है, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स पे कर रहा है
तो ये परक्यूजिट होता है एम्प्लॉय के लिए। कल ही करा था अपन ने नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, याद है वो 10 लाख का एग्जांपल, 2 लाख की मॉनेटरी इनकम है, 8 लाख की नॉन मॉनेटरी इनकम है। ठीक है, तो मैंने बोला था 8 लाख की नॉन मॉनेटरी इनकम पे जो एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है वो सेक्शन 1010C में एग्जम्प्ट होता है, पर वो पहले परक्यूजिट होता है। बट क्योंकि वो सेक्शन 1010C में एग्जम्प्ट है, उस पे एम्प्लॉय को टैक्स नहीं लगेगा, और अगर एम्प्लॉय को टैक्स नहीं लगेगा तो उस पे एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वही पॉइंट को क्लियर करता है कि भैया जो एम्प्लॉय की सैलरी है, अगर उस पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट रहेगा। ठीक है, बट अगर ये जो टैक्स है ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे करा है, अगर ये टैक्स है ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे करा है, तो सेक्शन 1010CC में ये एग्जम्प्ट रहेगा। समझे बात को? बोलो जल्दी से, बात समझे? हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? टी शर्ट में हीरो दिख रहे हो, अरे थैंक यू वेरी मच भाई। ठीक है, दिशा मैडम की चॉइस है। देखो काजल पवार क्या बोलती है, सर आज जीएसटी का लेक्चर नहीं हुआ क्या? फिर वही क्वेश्चन, बचाओ इनको। ठीक है, हाँ। अब परक्यूजिट मतलब बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, किसके लिए? आइदर एम्प्लॉय के लिए या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए या उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड्स के लिए। तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में कौन आता? एम्प्लॉय खुद, उसकी बीवी, उसके बच्चे, और बच्चों के भी स्पाउसेस, मतलब बेटी होंगी तो जमाई और बेटा होगा तो बहू, और आपके पेरेंट्स, प्लस सर्वेंट भी आपके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में आता है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि उस पर कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, बट फिर भी बता दिया एक बार। ठीक है, ये मेंबर ऑफ हाउस होल्ड मतलब मेरे बेनिफिट को हो रहा है परक्यूजिट। कभी कभी ऐसा होगा कि मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, मेरी बीवी को बेनिफिट हो रहा है उस चीज से। जैसे गाड़ी है, हम गाड़ी भेज रहे हैं बीवी के लिए, शॉपिंग जाओ, चलो ठीक है, सब्जी खरीदना है सब्जी खरीद लो, ठीक है, तो भैया वो भी मेरे लिए परक्यूजिट होगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे मालूम है? बोलेंगे सर मेरे मेरे को थोड़ी कुछ बेनिफिट हुआ, मेरी बीवी को बेनिफिट हुआ, मेरे हाथ में गाय को टैक्सेबल कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। इसलिए बोला ये जो परक्यूजिट है उसका मतलब है फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर देता है, किसको? एम्प्लॉय को या उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को, उसके घर के लोगों को। ठीक है, ओके। उसके बाद ये दो डायलॉग लिखे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए कि चाइल्ड में स्टेप चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड सब आता है। एडॉप्टेड मतलब गोद लिया हुआ, स्टेप चाइल्ड मतलब सौतेला बच्चा, सब आ गया। सिर्फ अपने पेट का बच्चा होना जरूरी नहीं है, आपने गोद लिया है वो भी आपका बच्चा है, आपका स्टेप बच्चा है। ठीक है ना, मतलब पता है ना, आपके पति की पहले वाली उसका हाँ हाँ स्टेप चाइल्ड बराबर। ठीक है, फिर सेकंड वाला, ये वो डायलॉग है कौन सा? पहली बार में सिंगल और दूसरे बार में लॉटरी लग गई, तो जो सेकंड बच्चा हुआ है ट्विंस, उनको एक ही चाइल्ड मानेंगे और एग्जम्पशन तीनों के लिए मिलेगा। मतलब पहले वाले के लिए तो मिलेगा ही, साथ में ये जो सेकंड टाइम में दो बच्चे हुए ना, इनके लिए भी एग्जम्पशन मिलेगा। मैंने कल पढ़वा रखा है, जिसको नहीं समझ आया होगा वो कल की लेक्चर देख लेना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ सर, वो रील वाले सर बोलते थे कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, लेकिन वो सेंडी लगा गए मेरे को, जब जरूरत थी तब ना उन्होंने कॉल उठाया। प्लीज टॉक टू माई एम्प्लॉय। कोई नहीं कोई नहीं, आपने जो लिखा है वो मैं पढ़ नहीं सकता, पर ठीक है, चलो कोई ना। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा अगर आप नॉर्मल चीजों के लिए कॉल कर रहे हो तो। ठीक है, मैं कभी आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं लेक्चर में हूँ, अपन बाद में बात करते हैं। हो सकता है एक आध बार मेरा कॉल मिस हो जाए, बट अगेन आई वुड कॉल बैक जब मेरे को मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके अंदर जो ये चीजें लिखी है ना, इसमें अमेंडमेंट्स है। इसके अंदर ये जो चीजें लिखी है इसके अंदर अमेंडमेंट्स है। भैया ठीक है, अब देखो भाई क्या होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये पता है आपको? देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन में बड़ा सिंपल है। देखो दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के किस में? लाइसेंस फी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के किस में? लाइसेंस फी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के किस में?
एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के एम्प्लॉयज। उसके केस में लाइसेंस फीस जितना है ना वो आपका परक्यूजिट रहेगा, लाइसेंस फी, और लाइसेंस फी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। सेकंड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में क्या होगा, मतलब क्या है, मैं गवर्नमेंट हूं क्या, नहीं, आप मेरे यहाँ काम करते हो और मैं आपको घर दे रहा हूं, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, आपको घर देने के लिए एक तो मेरे पास घर होना चाहिए, मतलब ये घर जो है ये मेरा खुद का ओन्ड है, ओनरशिप है मेरे पास उस घर की, या दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं किसी और से किराए पे लेके आपको दे सकता हूं, ठीक है। हाँ, देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लाइसेंस फी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में और दो क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन, जो हाउस दिया है रहने के लिए एम्प्लॉय को, वो हाउस एम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब एम्प्लॉयर उस घर को ओन करता है, इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहा ना तो यहां पे एक अमेंडमेंट है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहा तो आपको क्या करना है, जिस शहर में जिस जगह पे ये घर दिया है वहां की पॉपुलेशन देखनी है। अगर वहां की पॉपुलेशन 15 लाख से कम है तो आपका 5% ऑफ सैलरी, 5% ऑफ सैलरी परक्यूजिट रहेगा। अगर 15 लाख से 40 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी आपका परक्यूजिट रहेगा, और 40 लाख के ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी आपका परक्यूजिट रहेगा। देखो क्या बोल रहा हूं, घर एम्प्लॉयर का खुद का है तो पॉपुलेशन 15 लाख तक है 5%, 15 लाख से 40 लाख 7.5%, और 40 लाख के ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी आपका परक्यूजिट रहेगा। यहां पे जो ये परसेंटेज दे रखे हैं ये परक्यूजिट के हैं, एचआरए के अंदर जो परसेंटेज दे रखे थे वो कह के थे, एग्जम्पशन के थे, ठीक है। तो ये जो परक्यूजिट्स है ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है, ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। समझे बात को, हाँ। तो सिंपल है, अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का है तो जिस शहर में आपको घर दिया है उसकी पॉपुलेशन देखो, अगर पॉपुलेशन 0 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 5% ऑफ सैलरी परक्यूजिट रहेगा, पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख के बीच में है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी। पहले ये लिमिट अलग थी, पहले ये रेट्स भी अलग थे। क्लियर है क्या, एम आई क्लियर? तो सर इसको लिख लेते हैं अपन, चार्ट बुक के अंदर इसको अपन लिख लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, देखो भाई, पॉपुलेशन 0 to 15 लैक्स 5% ऑफ सैलरी, ठीक है। 15 लैक्स से 40 लैक्स 7.5% ऑफ सैलरी, और 40 लैक्स के ऊपर 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन। और अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने किराए पे लेके आपको दिया है, तो पहले 15 हुआ करता था, अब हो गया 10%। अब कितना हो गया, 10% ऑफ सैलरी और लीज रेंट विच एवर इज लोअर, 10% ऑफ सैलरी और लीज रेंट विच एवर इज लोअर। मतलब सिंपली इसको याद रखना है कि यहां पे भी पहले 15% था, अब 10 हो गया, मतलब अब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परक्यूजिट रहेगा दैट विल बी 10% ऑफ सैलरी। क्लियर है क्या सर? सैलरी का मीनिंग क्या होता है वो बताता हूं, रुक जाओ, मीनिंग ऑफ सैलरी बताता हूं। देखो, दो केसेस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है तो जितना लाइसेंस फी है वो आपका परक्यूजिट रहेगा, जितना लाइसेंस फी है वो आपका परक्यूजिट रहेगा। दूसरा, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो दो केस बनती है, क्या घर एम्प्लॉयर का खुद का है या क्या घर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको दिया है। अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का रहा तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, अगर पॉपुलेशन 0 लाख से 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी परक्यूजिट रहेगा, पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख के बीच में है तो 7.5%, और 40 लाख के ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी आपका परक्यूजिट रहेगा। एम आई क्लियर? यस। और अगर एसेट, सॉरी, घर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया और आपको दिया तो इन दैट केस टैक्सेबल परक्यूजिट वुड बी रेंट ऑफ द हाउस, मतलब जितना रेंटल वो भर रहा है एम्प्लॉयर, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बताइए। ठीक है, ये तो घर घर की बात हो गई। अगर घर में नहीं दिया, होटल में रखा आपको, होटल में रखा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो होटल में रखा तो होटल तो एम्प्लॉयर का खुद का रहेगा नहीं, फिर क्या होगा, उसने किसी और के होटल में आपको रुकाया होगा, तो एक तो एक्चुअल चार्जेस देखो होटल के, और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, 24% ऑफ सैलरी और
होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर, घर में रोका, घर रेंट पे लिया है तो रेंटल इनकम, रेंटल चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब इसको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, डन। एक बात याद रखना कि अगर आपका ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, और आप एक जगह से दूसरे जगह रिलोकेट कर रहे हो, जैसे आप मुंबई में काम करते थे, अब आपका पुणे में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, अब आपको ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भैया एक काम करो, अगले दिन पुणे जाओ और कल के कल ही घर ढूंढ लो अपने लिए, नहीं तो फुटपाथ पे रहो, ऐसा बोलेंगी कंपनी? नहीं, कंपनी क्या बोलेंगी, देखो आपको हम 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन तक आप हमारे साथ हमारे होटल में रह लो। कंपनी 1 महीना भी दे सकती है, कंपनी आपको 6 महीने भी होटल में रख सकती है, कोई कोई कंपनी तो आपको एक दिन भी होटल में नहीं रखेंगी, आपको बोलेंगी पहले ही आप ढूंढ के रख दो घर। ठीक है। इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपका ट्रांसफर हुआ और आपको ट्रांसफर के वक्त आपकी कंपनी ने 15 दिन तक होटल में रखा तो कोई परक्यूजिट नहीं रहेगा। बट अगर 15 दिन के ऊपर आपको होटल में रखा तो 15 दिन के बाद में वैल्यू टैक्स एबल होनी शुरू हो जाएगी। मतलब 15 दिन तक नो परक्यूजिट, अगर होटल में रोका ट्रांसफर पे तो 15 दिन तक नो परक्यूजिट। 15 दिन के बाद में क्या, ये 24% और होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर आपको परक्यूजिट रहेगा। समझे बात को? बात समझे क्या? बताइए जल्दी। अब देखो जब मैं बोलता हूं बताइए तो आप बताते नहीं हो, नालायक हो एक नंबर के, बोगस। तेरे शक पे हक हुआ मेरा, ओ माही माही। हाउस इज गिवन एट 2 places ऑन ट्रांसफर। देखो पहले आप पुणे में काम करते थे, ठीक है, अब आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई में, ठीक। हाँ, मैंने आपको बता रखा है, ये रेगुलर क्लास में बताया था। लोग बोल रहे हैं कि ये अमेंडमेंट है, भाई ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अपन पहले से करते थे, ये अपने बुक में पहले से लिखा था क्योंकि अपने पास कॉमन सेंस था। आपको बताऊंगा अभी, और आप देख लेना आईसीआई के मटेरियल में भी आपको अमेंडमेंट बोल के दिखेगा, बट ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से कॉमन सेंस था। मेरी पिछले अटेम्प्ट की बुक भी खोल के देख लो, उसके अंदर भी यही लिखा रहेगा। किसके बारे में बात कर रहे हो बताता हूँ। देखो मैं मुंबई में, पुणे में काम करता था, ठीक है, मुंबई के अंदर हमारा सेम ऑफिस है, मतलब हमारी एक ब्रांच है। मेरे को मेरे बॉस का फोन है, बोले प्रणव 3,000 करोड़ की डील है और वो डील तुमको ही लॉक करनी है। आप एक काम करिए, आप आज रात में, नहीं आज रात में ही सीधा का सीधा जितना सामान आपका जरूरी है आप मुंबई निकल जाओ, हमने आपके लिए मुंबई में घर अरेंज करके रख दिया है, आप मुंबई पहुंचोगे तब तक आपका घर आपको रेडी रहेगा। ठीक है। मैंने बोला अरे बॉस 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 सामान वामान लेके जाएगा ना, ये घर तो छोड़ना पड़ेगा। बॉस बोलता है भाई कुछ भी मत कर, जो जो तेरे को रिक्वायर्ड चीजें हैं वो लेके जा, बाकी सब मैं नहीं ला दूंगा। इतनी बड़ी डील थी, ठीक है। अब इतनी बड़ी डील थी, एक बात बताओ, क्या मेरा बॉस बोलेगा नहीं नहीं वो आपने है ना वो पेंटिंग खराब कर रखी है, वो पेंटिंग वापस करके जाओ? नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलेगा। तो मेरे को इंस्टेंटली जाना पड़ा एक जगह से दूसरे जगह। फिर क्या हुआ, मेरे पास पुणे का भी घर था और मेरे पास मुंबई का भी घर था, दो जगहों पे मेरे पास घर थे। अब दो 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 घर दिए आपको, दो दो हो तो पहले 90 दिन तक, मतलब पहले 3 महीने तक, दो में से कोई भी एक घर की वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल रहेगी। पहले 90 दिन तक दो में से कोई भी एक घर की वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल रहेगी, और 90 दिन के बाद में दोनों घर की वैल्यू आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले 90 दिन तक दो में से एक घर की वैल्यू टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगी, 90 दिन के बाद में आपके पास दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो टैक्सेबल रहेगी। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, ठीक है, पुराना घर अभी भी आपके पास है और आपको कंपनी ने नया घर दे दिया, और ये सिलसिला चलते रहा 1 साल तक। 1 साल तक आपने पुराना घर खाली नहीं करा, दोनों के दोनों आपके कब्जे में है। तो पहले 3 महीने तक दो में से एक घर, उसकी वैल्यू आपके हाथों में टैक्सेबल रहेगी, और 3 महीने के बाद मतलब अगले 9 महीने के लिए दोनों के दोनों घर की जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है, जो अपन ऊपर ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, वो आपके हाथों में टैक्सेबल रहेगी। अब लोग बोलते हैं कि भैया यहां अमेंडमेंट आई है, ये लोअर वैल्यू, अरे भाई मेरी चार्ट बुक में पहले भी था, देख ले। ठीक है सर, अब पहले क्या होता था कि भैया पहले बताया नहीं था कि दो में से जो एक घर आप बोल रहे हो पहले 3 महीने तक टैक्सेबल रहेंगे, वो दो में से कौन सा घर रहेगा ये बताया नहीं था। बोले एनी वन हाउस, उसकी वैल्यू हम टैक्सेबल परक्यूजिट मानेंगे 90 दिन तक। तो अपन ने तो आपको पहले ही बता रखा है कि जब कुछ बोला नहीं है
और ऑप्शन अवेलेबल है, जब कुछ बोला नहीं है लॉ में और ऑप्शन अवेलेबल है, तो असेसी के पास ये हक है कि जो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकता है। तो असेसी के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बताइए? लोअर वैल्यू वाला घर, क्योंकि ये लोअर वैल्यू पे ही आपको उसको टैक्स लगने वाला है। तो कौन आदमी चाहेगा रे कि ज्यादा वैल्यू वाले घर को इनकम मानेगा और उस पर ज्यादा टैक्स देगा? वो तो लोअर वैल्यू वाले घर को ही अपना मानेगा ना पहले 3 महीने तक, बराबर है, समझे? आदमी क्या चाहता है? अपनी इनकम कम हो। इनकम कम होने के लिए क्या होना? परक्यूजिट कम रहेगा ये केस में। तो परक्यूजिट किसका लेगा? वो लोअर वैल्यू वाले घर का। अब ये पर्टिकुलरली एक्ट में नहीं लिखा था, पर हमने बुक के अंदर पहले ही डाल रखा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉमन सेंस है, हम बुक में से पढ़ पढ़ के देख देख के अमेंडमेंट नहीं करते। ऐसा है भाई अपना, आपकी दुआ से बस। ठीक है, वेरी गुड। अब अब ये जो अपन ने बात करी ना पूरी की पूरी, ये बात अपन ने करी है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की, मतलब जिसमें फर्नीचर नहीं दिया। और सर अगर फर्नीचर दिया तो मतलब आपको घर तो दिया, घर के साथ में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफा सब दे दिया, तो वो केस में आपको क्या करना है? अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, अलग से कुछ लिमिट्स नहीं है। वो केस में आपको सबसे पहले जो अनफर्निश्ड घर है, जैसे अपन ने ऊपर निकाला ना, वैसे ही आपको अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालनी है, उसके अंदर फर्नीचर को ऐड कर देना है। अब फर्नीचर को कैसे ऐड करेंगे? तो सर अगेन फर्नीचर जो हमको दिया ना, उसमें भी दो ऑप्शंस है। एक, आपकी कंपनी का खुद का फर्नीचर है, आपकी कंपनी का खुद का फर्नीचर है, ओन्ड बाय कंपनी। तो फर्नीचर अगर कंपनी का खुद का है तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू चार्जेबल होंगी। और अगर कंपनी का फर्नीचर नहीं है, कंपनी ने रेंट पे लेके आपको वॉशिंग मशीन दिया फरलैंको से, कंपनी ने फ्रिज रेंट पे लिया और आपको दिया फरलैंको से, तो वो केस में अगर कंपनी फर्नीचर हायर करती है, एम्प्लॉयर अगर फर्नीचर हायर करता है और एम्प्लॉय को देता है, तो जितने लीज चार्जेस है या जितनी रेंट पे कर रहा है वो फर्नीचर के लिए, वो वैल्यू टैक्सेबल होंगी। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का है फर्नीचर, जैसे टीवी दिया, फ्रिज दिया, वो एम्प्लॉयर की खुद की थी, तो वो केस में डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन याद रखना 10% पे लगता हमेशा एसएलएम पे, मतलब 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मतलब यूजफुल लाइफ कितना माना होगा? 10 साल। यूजफुल लाइफ 10 साल माना होगा ना। अरे 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 1 लाख का एसेट है, 10% मतलब 10,000 का डेप्रीसिएशन हर साल के लिए मिलता। यहाँ पे WDV नहीं लिखा है, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है, समझे ना? मतलब 10,000 10 साल के लिए, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, 10 साल की यूजफुल लाइफ मान के डेप्रीसिएशन क्लेम करते। और ये डेप्रीसिएशन के जो रेट है ना सैलरी के, ये अलग है। डेप्रीसिएशन के जो रेट है सैलरी के, ये अलग है, पीजीबीपी के रेट अलग है। दिमाग को बोलो, दिमाग को बोलो, दिमाग को बोलो मुन्ना, डेप्रीसिएशन के जो सैलरी के रेट है ये अलग है और पीजीबीपी के अलग है। क्लियर हुआ क्या भैया? बताओ, क्लियर हुआ क्या? हाँ। और ये बड़ी नाइंसाफी है, इतने बच्चे देख रहे हैं पर अभी तक सिर्फ 33 लाइक्स है। मैं कह रहा हूं, मैं तुमको पाप लगेगा, तुम्हारी बीवी भाग सकती है बच्चों के साथ, मतलब बच्चे भी लेके चल जाएंगे ऐसा। ठीक है, हाँ। एक बार जो मैंने पढ़ाया इसको मैं वापस से पूरा का पूरा बोल देता हूं, आप मेरे साथ ही रहो, ठीक है? रेंट फ्री अकोमोडेशन वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय कौन सा है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी पूरी की पूरी टैक्सेबल। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर का घर खुद का है या उसने किराए पे लेके दिया है। अगर एम्प्लॉयर का घर खुद का है तो वो केस में परक्यूजिट विल बी इक्वल्स टू, नहीं, परक्यूजिट विल डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 0 से 15 लाख है 5%, 15 लाख से 40 लाख है 7.5%, और 40 लाख के ऊपर है तो 10%, बराबर है। हाँ, अगर घर ये किराए पे लेके दिया है, रेंट पे लेके दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो वो केस में रेंटल और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर आपके लिए वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो जाएगा। ये बात तब की हुई जब घर दिया है। अगर होटल में रोका है आपको, तो अगर ट्रांसफर हुआ है और उसमें होटल में रोका है, तो पहले 15 दिन तक का जो रेंट है वो परक्यूजिट नहीं माना जाता, और 15 दिन के बाद वाली वैल्यू जो है वो परक्यूजिट मानी जाती है। और वो वैल्यू कैसे निकालना है सर? तो 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर। अब मैं ना जनरली ये 24% भूल जाता हूं, तो मैं कैसे याद रखता हूं? 24 को मेरा बर्थडे है और 24 बर्थडे के दिन अपन कहाँ रहते हैं? होटल में, तो होटल पे 24%। ऐसा सर ये तो नॉनसेंस लॉजिक है। मैंने बोला हाउ नॉनसेंस लॉजिक है, पर मेरे लिए काम करता है, मैं कभी भूला नहीं इसको।
अच्छा है, ठीक है। अब दूसरा, अगर दो घर दिए हैं आपको तो क्या होगा, पहले 90 दिन तक या पहले 3 महीने तक दो में से लोएस्ट वैल्यू वाला जो घर है उसकी वैल्यू टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगी। दो 3 महीने के बाद में दोनों के दोनों घर की जो वैल्यू है वो टैक्सेबल रहेगी। ये बात हुई फर्निश्ड अनफर्निश्ड की। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है तो फिर क्या करना है, फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है तो फिर क्या करना है, तो सर अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालना है ऊपर दिए हुए तरीके से, प्लस फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देना है। फर्नीचर अगर खुद का रहा तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, मतलब 10% ऑन एक्चुअल कॉस्ट। और अगर फर्नीचर रेंट पे लेके अपने को दिया है तो जितना रेंट चार्जेस है वो ऐड करने हैं। समझा क्या? और इसका क्वेश्चन अपन ने रेगुलर क्लास के अंदर कर रखा है, मेरी कॉन्सेप्ट बुक में है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन, अरे देखो क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज, मैंने आपको बोला था देखते से एग्जम्प्ट कर देना। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट देखते से एग्जम्प्ट कर देना। भैया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को जो घर दिया जाता है ना उसकी वैल्यू उनके हाथों में टैक्सेबल नहीं होती। अगर टैक्स लगा दिया ना तो वो बोलेंगे अबे साले तेरे को लेता हूं मैं, तू रुक। समझा? हाँ, कोई आपत्ति है भाई? नहीं। इसके बाद एक और आता है इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन गिवन टू एम्प्लॉय। अब कल याद है आपको, मैंने आपको बताया था एडवांस अगेंस्ट सैलरी और लोन अगेंस्ट सैलरी बताया था मैंने। हाँ, उसके अंदर क्या होता है, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से लोन लेता है जो कि आगे सैलरी में से एडजस्ट होने वाला है, ठीक है, तो पहली बात तो मैंने बताई थी कि भैया जो लोन है ये आपकी इनकम नहीं है, इसको आपको वापस करना है। और नेक्स्ट ईयर पूरी की पूरी सैलरी टैक्सेबल होंगी, क्योंकि जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो रहा है वो आपका खर्चा नहीं है, आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। ये याद है आपको? हाँ, याद नहीं होगा तो लेक्चर देख लेना, चेक पॉइंट दे रहा हूं। अगर ये कल वाली बात आपको याद नहीं है ना तो भैया दिक्कत वाली बात है आपके अटेम्प्ट के लिए। सही में सर हम तो पढ़े ही नहीं कल का, तो आपको क्या लग रहा है फास्ट ट्रैक लेक्चर कर लिए सब कुछ हो गया? इसको आपको खुद से भी पढ़ना है एक बार, ठीक है। हाँ, चलो। तो जैसे अब परक्यूजिट मतलब क्या होता है, फायदा अपने को कितना हो रहा है, ये मुद्दे की बात है, ये ध्यान में रखो कि आपको कितना फायदा हो रहा है। अब समझो कि आप मार्केट में जाओगे, आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 16% पे। आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको लोन कितने पे मिलेगा? 16% पे। आप अपनी कंपनी के पास गए, उन्होंने आपको दिया 4% पे, आपका तो 12% का फायदा हो गया, 12% का इंटरेस्ट आपका बचा, हाँ या ना? तो ये 12% का जो इंटरेस्ट है, ये जो लोन का अमाउंट है उसका 12% आपके हाथों में परक्यूजिट हो जाएगा। लोन का जो अमाउंट है उसका 12% आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं 16 - 12, 16 - 12। तो 16 कौन सा? मार्केट रेट। सर मार्केट में तो हर बैंक अलग अलग रेट देती है अपने, किसका लेना? एसबीआई का रेट लो, माइनस जो रेट पे आपको कंपनी ने दिया है, कंपनी ने दिया है 4% पे, एसबीआई का रेट है 16%, तो आपके लिए फायदा कितना हुआ? 12%। 12% इंटू लोन का अमाउंट कर दो तो आपको टैक्सेबल परक्यूजिट मिल जाएगा। अगर पूरा का पूरा लोन साल भर के लिए सेम अमाउंट है तो। क्या बोला मैंने? जैसे देखो आपने लोन लिया है 20 लाख का, ठीक है, 20 लाख का आपने लोन लिया है और जो इंटरेस्ट आपको सस्ता मिला है वो है 12%, तो 2,40,000 आपके लिए परक्यूजिट हो गया। बट जब आप कंपनी से लोन लेते हो ना, या जब आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हो, तो अपन ने जो ये सीधा करा ना 20 लाख, 20 लाख का 12%, ऐसा 20 लाख आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पूरे साल भर के लिए नहीं रहता। पूरे साल भर के लिए आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 20 लाख नहीं रहता, क्योंकि हर महीने की जो आपकी सैलरी है उसमें से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जाता है लोन के तरफ। समझा? हर महीने की जो आपकी सैलरी है उसमें से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जाता है टुवर्ड्स लोन। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ओ ये रेंट फ्री अकोमोडेशन वाली सैलरी बच दी थी ना, बताता हूं, देखो क्या है। ये देखो एसबीआई का रेट है 16%, ठीक है, आपको कंपनी ने 4% पे दिया, आपका फायदा कितना हुआ? 12% का। तो 12% ऑफ द लोन अमाउंट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट, बराबर है। बट 12% काय पे निकालना? सो सर जो आपका लोन आउटस्टैंडिंग है ना उस पे। अब देखो एक केस, आपका लोन है 24 लाख का,
24 लाख का आपका लोन है आउटस्टैंडिंग, जो अपन ने एडवांस अगेंस्ट सैलरी में करा था ना, 60 लाख की सैलरी थी और 24 लाख का लोन था, वही सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे कंटिन्यू करा है। अब आपने अप्रैल में 24 लाख आउटस्टैंडिंग था, उस पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? अरे भाई ये जो लोन है ना, हर महीने की सैलरी में से एडजस्ट होगा। सैलरी में नहीं, सॉरी, 2 लाख एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी, हर महीने की सैलरी में से 2-2 लाख रुपए कटेगा। ठीक है, तो अप्रैल महीने की आपको सैलरी कब मिलेगी? 5 मार्च को, 5 मई को या 1 मई को मिलेंगी। तो अप्रैल महीने में आपका पूरा का पूरा 24 लाख आउटस्टैंडिंग है। अब मई महीने में क्या रहेगा? अप्रैल महीने में आपका पूरा का पूरा 24 लाख आउटस्टैंडिंग है, बराबर है। अब क्या होगा, जब आपको अप्रैल महीने की सैलरी मिलने वाली है 1 मई को, ठीक है, ये लास्ट डे को आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अप्रैल महीने के। हाँ, मई महीने में कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा? सर अप्रैल मंथ की जो सैलरी मिलेंगी ना अपने को 1 मई को, उसमें से 2 लाख एडजस्ट होने वाला है लोन में से। 5 लाख की सैलरी है, 5 लाख में से 3 लाख ही मिलने वाले, 2 लाख एडजस्ट होने वाला है। अब अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 22 लाख। तो 22 लाख पे इंटरेस्ट, ये फायदा हुआ। उसके अगले महीने 2 लाख और एडजस्ट होंगे, 20 लाख। उसके अगले महीने 18 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, फेब्रुवरी में 4 लाख और मार्च में 2 लाख। 31 मार्च को 2 लाख आउटस्टैंडिंग रहेंगे, जो कि मार्च की सैलरी में से 1 अप्रैल को एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने को फायदा कितना हुआ? 12% पर एनम का। बट अपन ने यहां पे तो मंथली इंटरेस्ट निकाल रहे अपन, तो इसका 1%। 1% कैसे निकला? 12 महीने का 12% का फायदा हुआ, तो 1 महीने का 1% का फायदा हुआ, बराबर की नहीं? तो अप्रैल महीने में कितना आउटस्टैंडिंग था? 24 लाख। तो 24 लाख का 1%, 24,000, ये आपको फायदा हुआ। 22 लाख का भी 1% फायदा हुआ, 22,000। ठीक है, इस तरीके से पूरी टोटल मारना है, और ये जो टोटल आएगी, इन सब की टोटल मार के जो आपके हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट है वो आ जाएगा। समझ में आया क्या? बताइए मेरे को। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, वैसे इतना डिटेल कैलकुलेशन नहीं आता क्वेश्चन के अंदर। कभी कभार हो सकता है कि आपको डायरेक्टली लोन का अमाउंट दे दे और उस पर आपको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है। बट अगेन, जैसा मैं हूं, मैंने पूरा का पूरा आपको बड़ा लंबा चौड़ा अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो उसका भी बता दिया। समझा? अब दो केसेस ऐसी है जब परक्यूजिट नहीं माना जाता लोन पे के इंटरेस्ट को। अगर लोन का अमाउंट 20,000 रुपए या उससे कम है, लोन का अमाउंट 20,000 रुपए और उससे कम है, या दूसरे केस में जब लोन आपको स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया है, जैसे कैंसर, टीबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब स्पेसिफाइड डिसीज कौन से है ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, लोन दिया है, सस्ते रेट में दिया है, तो भैया वो परक्यूजिट रहेगा। बट अगर लोन कुछ बीमारी के लिए दिया है, बीमारी के इलाज के लिए दिया है, तो वो परक्यूजिट नहीं रहेगा। एम आई क्लियर? बताइए। जब सारे बच्चे क्लियर बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ता। आप बताओ पहले, क्लियर है क्या? आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस अगर आपको कैलकुलेट करते नहीं आता अभी तक, तो भैया आपने सीधा 12वीं के अंदर जाना चाहिए। 12वीं में पार्टनरशिप में ऐसे कैलकुलेशंस होते थे कॉमर्स के अंदर, ऐसा मैंने सुना है, मैंने तो 12वीं साइंस में करी है। ठीक है, हाँ। देखो, एक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग है ना, इससे ज्यादा मैं डिटेल में चले गया ना तो मेरे को रेगुलर इतना टाइम लगेगा, जो कि मैं देना नहीं चाहता। प्लस देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ फास्ट ट्रैक बैच एंड अ रेगुलर बैच। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फास्ट ट्रैक में रेगुलर जैसे पढ़ाऊंगा तो भाई मेरा तो पेट ही नहीं चलेगा ना, बच्चे काय को रेगुलर खरीदेंगे। बट अगेन, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि भैया किसी बच्चे को समझ में नहीं आया भगा दिया, वो मैं काम नहीं करता। तो अगर इतना स्लो पढ़ाने के बावजूद या इतना डिटेल पढ़ाने के बावजूद भी आपके लाइट नहीं लग रहे, तो ये संकेत है कि आपको रेगुलर कोर्स के लिए जाना चाहिए। और अभी भी वक्त नहीं हुआ है, आप जा सकते हो रेगुलर कोर्स के लिए www.pranavchandak.com पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, ये है भैया, लोन 20,000 से कम का है, या लोन इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डिसीजेस। ठीक है,
अगर कभी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला तो जितना क्लेम मिला वो परक्यूजिट माना जाएगा। ये डायलॉग को काट दो, ये डायलॉग को काट दो, इसको मैं आराम से समझाता हूं। देखो क्या हुआ, आपने इलाज के लिए लोन लिया, स्पेसिफाइड डिसीज बीमारी के इलाज के लिए लोन लिया। हमने क्या बोला, हमने बोला भैया चलो ठीक है भाई, ये अच्छे काम के लिए लोन दिया है, इसकी भी कहा इंटरेस्ट को परक्यूजिट मानते हैं। हमने बोला छोड़ दो। लोग बेईमानी करने लग गए, लोग बेईमानी करने लग गए। क्यों? उनके पास में इंश्योरेंस हुआ करता है, बट फिर भी वो जानबूझ के कंपनी से सस्ते में लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बीमारी के इलाज के लिए लोन लिया ना तो इस पे परक्यूजिट नहीं आता, इसलिए लोग जानबूझ के लोन लेने लग गए। हमने बोला बेईमानी कर रहे हो तुम। तो फिर हमने बोल दिया कि भैया अगर इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है तो आप सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट का लोन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 20 लाख रुपए का खर्चा है, आपको 10 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। 20 लाख का खर्चा है, 10 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, मतलब आपने लोन कितने का लेना चाहिए? 10 लाख का। ये जो दोनों में डिफरेंस है ना, उतना ही लोन लेना चाहिए। 20 लाख का खर्चा है, 10 लाख का तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो आपके जेब से कितना जाना है? 10 लाख। अब कंपनी से अगर आपको लोन लेना है तो आप 10 लाख का लो। आपने 10 से ज्यादा लिया तो जितना 10 से ऊपर लिया है ना वो टैक्सेबल रहेगा। लोन कितना लिया? 20 लाख, पूरा का पूरा 10 लाख टैक्सेबल, 10 के ऊपर वाला 10। 10 लाख रुपए खर्चा है, 6 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, मतलब 4 लाख का आपको लोन लेना चाहिए था। आपने पूरे के पूरे 10 लाख का लोन लिया तो बोले 6 लाख रुपए का टैक्सेबल। 6 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होंगे, 6 लाख रुपए पर का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हुआ। समझो बात को, समझे ना? हाँ। तीसरा, 20 लाख का खर्चा है, 10 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, आपने लोन कितने का लेना चाहिए? 10 लाख का। आपने कितने का लिया? 10 लाख का। अरे भाई ईमानदार आदमी है तो कुछ भी टैक्सेबल परक्यूजिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। 15 लाख का आपको खर्चा है, इंश्योरेंस वाले 15 दे रहे, भाई लोन की जरूरत ही नहीं है, इंश्योरेंस का पूरा पैसा आ रहा है, फिर भी तूने लोन लिया नालायक, क्या होगा? पूरा का पूरा 15 लाख टैक्सेबल। 15 लाख पे का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल, और इंटरेस्ट भी कौन सा वाला? डिफरेंशियल वाला। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिसीज, उसमें से इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट माइनस कर दो। ठीक है, जो डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है, जो ऊपर का अमाउंट आ रहा है उतना ही लोन लो, उस पे हम परक्यूजिट नहीं लगाएंगे। उससे ज्यादा ले रहे हो तो जो ज्यादा वाला अमाउंट है ना उसको परक्यूजिट मानेंगे। समझ में आया क्या? बताओ। और मैं गारंटी देता हूं ये तुमको तुम्हारे रेगुलर लेक्चर में भी नहीं करवाया होगा इतने डिटेल में, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ठीक, हाँ। ये लिखना है तो आप इसको लिख लो। वही तो बोला मैंने, ये पॉइंट नहीं बढ़ाया होगा आपको। हो जाने के बाद मेरे को बताइए। क्या बोल रहे हो आप? सेकंड केस में 6 लाख कैसे होगा? अरे भाई पीछे जा और वापस से सुनना, क्या पूछ रहे हो यार। देखो जब भी कोई चीज डाउट आता है ना या आपका ध्यान नहीं है तो आपने क्या करना चाहिए? पीछे जाना चाहिए और वापस से वो चीज देख लेनी चाहिए। खैर मैं वापस से बता देता हूँ। देखो 10 लाख का खर्चा था, 6 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलने वाला था, मतलब आपने लोन कितने का लेना चाहिए था? ऊपर का अमाउंट 4 लाख, आपने 10 लाख का लोन लिया, 4 लाख का चलता है, 4 के ऊपर वाला टैक्सेबल है, 10 लिया है तो 6 लाख टैक्सेबल। 6 लाख पे का जो परक्यूजिट है वो टैक्सेबल रहेगा। समझे बात को? ये 6 लाख रुपए। हाँ। ये सर रेगुलर में भी ये नहीं पढ़ाया है, कोई बात ही नहीं है भैया। चलो डन है भाई। अब देखो ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है इसके लिए सैलरी का मतलब क्या है ये मैंने ऊपर दे रखा है। सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पजेस। रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या क्या था, एक बार इसमें से पढ़ते। बेसिक सैलरी लेना है, वो जो लिखा है ना 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल है, 7.5%, 10%, 24%, तो सैलरी कौन सी सैलरी लेना। तो इसके अंदर याद रखना बेसिक सैलरी आती है, डियरनेस अलाउंस आता है, कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, कमीशन आता है, पर कोई भी एनी कमीशन, एचआरए में सिर्फ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला कमीशन आता है, बट रेंट फ्री अकोमोडेशन में कोई भी कमीशन आता है, चाहे फिक्स कमीशन हो चाहे मंथली कमीशन हो, कोई भी कमीशन आता है। ठीक है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, कोई भी कमीशन, बोनस भी आता है, इसमें बोनस भी आता है, प्लस एनी मॉनिटरी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब सारे के सारे अलाउंसेस भी आएंगे, क्योंकि अलाउंसेस मॉनिटरी पेमेंट होते हैं, सारे के सारे अलाउंसेस भी आएंगे, बट एक्सक्लूड्स, मतलब ये नीचे जो चीजें दी गई है ना, ये नहीं आती है। आपको याद होगा तो आपने एक चीज पढ़ रखी होंगी, फिक्स्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट दे आर नॉट टैक्सेबल, ऐसा मेन बुक में दे रखा है, आपकी बुक में भी होगा, कहीं जाके देख लेना। उसको मैंने यहां से हटा दिया है क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता। क्यों, मैं बताता हूं, देखो क्या क्या नहीं आता है। एग्जाम्प्ट अलाउंसेस नहीं आते, इसका मतलब क्या है, आपने ऊपर क्या बोला, रेंट फ्री अकोमोडेशन में बेसिक आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, कमीशन आएगा, चौथा आपका क्या आएगा, बोनस आएगा, प्लस कोई भी अलाउंस आएंगे, ये बोल रखा है ना, एनी मॉनेटरी पेमेंट किसी भी नाम से दिए, मतलब अलाउंसेस भी आएंगे, बट क्या नहीं आएगा, तो यहां पे क्या लिखा है, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस नहीं आएंगे। पहले बोल रहे सारे अलाउंसेस आएंगे, बाद में बोल रहे एग्जाम्प्ट अलाउंसेस नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या है, अरे सर सारे अलाउंसेस आएंगे पर एग्जाम्प्ट नहीं आएंगे, मतलब सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे। ओके, टैक्सेबल परक्यूजिट भी नहीं आएंगे, मतलब परक्यूजिट्स को नहीं लेना है। और एक कॉमन सेंस वाली बात है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एक परक्यूजिट है, परक्यूजिट के कैलकुलेशन के लिए दूसरे परक्यूजिट कैसे लोगे आप, मत लो, ये लॉजिक नहीं, ये याद करवाने का तरीका है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी है, यहां बहुत सारे बच्चे अटकते हैं इसमें। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं लेना है, एम आई क्लियर, यस। और ये ईएसओपी के अंदर जो भी पेमेंट या अलॉटमेंट होता है वो आपको नहीं लेना है, ईएसओपी का कभी ज्यादा कुछ आता नहीं है, आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, सैलरी फॉर आर एफ ए, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए कौन सी सैलरी आती है, कौन सी चीजें सैलरी में आती है। देखो बेसिक सैलरी आता है, डियरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आता है, कमीशन कोई भी रहो आता है, बोनस आता है, और टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं। क्या नहीं आता, परक्यूजिट्स नहीं आते, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं आता, और पेमेंट अंडर ईएसओपी भी नहीं आता। आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, मैं जिसको जल्दी से फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, फटाफट लिख लो जल्दी, कम ऑन फास्ट। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। डन है भाई, ठीक है। अब मेरे को एक है ना, एक बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं सर सैलरी तो पीजीबीपी से बड़ा है। सैलरी पीजीबीपी से बड़ा नहीं है, पर सैलरी के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं जिनको बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो कभी कभी सैलरी को पीजीबीपी से ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड दैट इज वेरी ओके फॉर मी, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ वो चीज में, क्योंकि बच्चे डरते हैं सैलरी से, बोले यार याद ही नहीं होता। और मेरे से पढ़े हुआ बच्चा कभी सैलरी से डरेगा नहीं, उसके लिए सैलरी चिलूट सा छोटा सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बार चीजें बोल बोल के आपको याद करवा दूंगा ना कि चीजें आपको याद हो जाएगी अपने आप। ठीक है, चलो चलते हैं भाई, ये हो गया अपना, मतलब अपनी ये भी डेफिनेशन कवर होगी सैलरी की, ये भी कवर होगी, ये भी कवर होगी, सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, अब ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ा है ना, इसके अंदर एक और अमेंडमेंट आई हुई है, रेंट फ्री अकोमोडेशन,
ये अमेंडमेंट हालांकि प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन का अमेंडमेंट, ठीक है। और ये अमेंडमेंट है कैपिटल गेन से रिलेटेड, ये अमेंडमेंट है कैपिटल गेन से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, एप्लीकेबल है पर रेलेवेंट नहीं है। देखो क्या बोलते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपका वैल्यू था परक्यूजिट का, चलो आर एफ ए का आपका वैल्यू था प्रीवियस ईयर 23-24 में 1 लाख रुपए, ठीक है। प्रीवियस ईयर 24-25 या उसके आगे वाले ईयर्स के लिए जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर 23-24 में आपका वैल्यू था 1 लाख रुपए, एंड प्रीवियस ईयर 24-25 या उसके बाद में, 1 मिनट रुक जाइए मेरे को, मैं इसको तमीज से लिख लेता हूं, ठीक है। हाँ जी। अगर मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में आपका वैल्यू था 1 लाख रुपए, रेंट फ्री अकोमोडेशन का आया था। अब अमेंडमेंट ये कहता है, जो कि 23-24 के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट कहता है कि भैया अगले साल या उसके आगे वाले सालों में जो आप रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल कर रहे हो ना, वो ये 1 लाख को इंडेक्स करने के बाद, इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, आज आपने मैथ्स की क्लास क्यों नहीं ली? ये फाउंडेशन की, फाउंडेशन में बेटा मेरा एक सेल का काम था, मतलब एक प्रॉपर्टी की मीटिंग थी, उसके लिए फाउंडेशन की क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। कल हो जाएगी, कल अपन चालू करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कल टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है, ओके। चलो, तो देखो मान लेते हैं अभी प्रीवियस ईयर 23-24 का या फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? 348 है, बराबर है। अब आपको इंडेक्स्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा। इंडेक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 24-25 का इंडेक्स नंबर, इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अभी अपने पास नहीं आया। लेट अस अज्यूम कि 24-25 का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है 370, अज्यूम करना है अपने को, सिर्फ 370 आता है। तो ये 1 लाख को आपको इंडेक्स करना है अगले साल, वो हो जाएगा 370 डिवाइड बाई 348, कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 370 डिवाइड बाई 348, ये हो जाएगा 1,06,322। हाँ जी, 1,06,322। तो अगले साल आपको क्या करना है? अगले साल आपको जैसे अपन ने इस साल वैल्यू निकाली ना, वैसे ही वैल्यू निकालना है, बट वो वैल्यू 1,06,322 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हो गई तो भी हम 1,06,322 को ही प्रीवियस ईयर 24-25 का वैल्यू मानेंगे, और 1,06,322, 1,06,322 rupees will only be taxable to employee as perquisite for rent free accommodation. Am I clear? बताओ। ठीक नहीं? जो स्टूडेंट बीच में आके पूछ रहे जीएसटी के लेक्चर के बारे में आपको पता है क्या, तो प्लीज लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, मैंने उसमें बता दिया, ठीक है भैया, ओके। क्लियर है बाबा? क्लियर है ये अमेंडमेंट? मतलब बेसिकली रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो टैक्सेबल वैल्यू है अगले साल,
वो सिर्फ जितना इंडेक्सेशन बढ़ रहा है उतना ही बढ़ेगा। उससे ज्यादा अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो भी हम वैल्यू कितना टैक्सेबल करेंगे, जितना इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन है। ये नया वर्ड है अपन ने बनाया, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कोई वर्ड टेक्निकली नहीं होता है, अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। ठीक है भाई, ओके। अब अगली चीजों पे आते हैं। मारवाड़ी को किसे पहचाना कैसे बोलते हैं? अरे जाजू सर ने माहेश्वरी में आता है। मारवाड़ी मतलब माहेश्वरी की बात कर रहा हूं मैं भाई। चलो अपन कास्टिज्म पे नहीं जाते, सैलरी पढ़ते हैं, ठीक है। मूवेबल एसेट्स, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। आपको जब मूवेबल एसेट्स यूज करने के लिए कंपनी दे रही है तो भैया आपको फायदा हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला, जो भी चीज का आपको फायदा हो रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कंपनी आपको मूवेबल एसेट्स यूज करने के लिए दे रही है। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर दिया तो कोई टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है, क्योंकि इसमें वो कंपनी आपसे काम ही करवाएंगी, ठीक है। बट लैपटॉप या कंप्यूटर के अलावा कोई मूवेबल एसेट है जो कंपनी ने आपको यूज करने के लिए दिया है, तो जितना डेप्रीसिएशन हो रहा है उतना आपके हाथों में टैक्सेबल होगा। और डेप्रीसिएशन क्या रेट से होता है? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर एसेट कंपनी का खुद का है तो, और एसेट कंपनी का खुद का नहीं है, उन्होंने रेंट पे लेके आपको दिया है, तो वो केस में रेंटल चार्जेस आपके लिए परक्यूजिट रहेगा। क्लियर है? ये याद रखना, कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में कोई टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहता। आपसे गुजारिश है कि आप ये लेक्चर्स देखने के बाद में प्लीज इसके क्वेश्चंस बना लेना। एटलीस्ट मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस बना लेना, आपके बन जाएंगे। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी जो अभी आ रही है, इससे नेक्स्ट लेवल की कंसेप्ट क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी निशिका, सही बात है, इंडेक्सेशन तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। हाँ जी पक्का, यस यस यस। अब देखो, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ये जो नोट है ना, ये नोट अपन बाद में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अब एक तो एसेट आपको यूज करने दिया, हो सकता है आपको एसेट बेच दिया, कंपनी ने अपना कोई एसेट है जो आपको बेच दिया। कंपनी के पास मोटरसाइकिल है, कंपनी के पास गाड़ी है, आपको सस्ते में दे दिया, आपका फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? जो मार्केट वैल्यू से कम में दिया है वो फायदा हुआ क्या? सर मार्केट वैल्यू को नहीं गिनते, क्योंकि मार्केट वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो कंपनी के पास ये एसेट था पहले, कंपनी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करती होंगी, तो कंपनी की डब्ल्यूडीवी उसमें से आपको जितने में दिया वो, कंपनी एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करती है वो चार्ज करती है पीजीबीपी में। पीजीबीपी की डब्ल्यूडीवी को आप माइनस करोगे सैलरी में। शर्म आती है क्या? नहीं। तो सैलरी की डब्ल्यूडीवी अलग निकालना अपने आप में, सैलरी की डब्ल्यूडीवी अलग निकालना अपने आप में, जिसके लिए आपको रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलग से दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सैलरी अलग से दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा? डब्ल्यूडीवी में से अमाउंट माइनस कर दो, डब्ल्यूडीवी में से अमाउंट माइनस कर दो, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखे हैं, ठीक है। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिए है तो उस पे 50% डेप्रिसिएशन माइनस करना है डब्ल्यूडीवी पे। कार दी है तो 20% माइनस करना है डब्ल्यूडीवी पे। ये दोनों के स्पेशल रेट्स है। और इनके अलावा कोई और एसेट है तो जनरल रेट है डेप्रिसिएशन का। और जनरल रेट क्या है? 10% ऑन एसएलएम, मतलब 10% ऑन एक्चुअल कॉस्ट। और जनरल रेट तो मैंने आपको सैलरी के अंदर फिट करवा दिया डेप्रिसिएशन का, 10% 10% 10%। रेंट फ्री अकोमोडेशन में भी बताया था कि अगर फर्नीचर किराए पे, सॉरी फर्नीचर कंपनी का खुद का है और आपको दिया है तो डेप्रिसिएशन 10%। ऊपर यहाँ पे भी बताया मूवेबल एसेट दिया है तो उसमें भी डेप्रिसिएशन 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और यहां पे भी बता रहा हूं थर्ड केस में कि अगर आपको कोई और एसेट दिया है तो उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा जिसका रेट 10% है। बट कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कार, इनका स्पेशल रेट है, इनका स्पेशल रेट है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम का 50% है पर डब्ल्यूडीवी पे, कार का 20% है डब्ल्यूडीवी पे, यहां पे एसएलएम नहीं आएगा, ये स्पेशल रेट है। क्लियर है क्या? देखो ऐसे तरीके से याद रखो, भूलूंगी नहीं कभी। देखो ट्रांसफर करा कंपनी ने, अभी समझते हैं अपन पूरा प्रोसेस, सोचते हैं क्या होता होगा। कंपनी के पास कोई कार है, कंपनी ने मेरे को सस्ते में दिया तो मेरे लिए परक्यूजिट कितना? जितना मेरा फायदा हुआ। फायदा मतलब क्या? डब्ल्यूडीवी में से जितने में मेरे को बेचा है वो माइनस कर दो। कार का डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20%।
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का क्या है 50% डब्ल्यूडीवी का, और बाकी एसेट्स का क्या है, जो नॉर्मल रेट रहता है वही 10% ऑन एसएलएम। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट एट डिस्काउंट कौन देगा, बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ठीक है, कार कॉस्ट, कार का जो कॉस्ट है इज इक्वल टू 40 लाख। ठीक है, परचेस्ड, परचेस्ड 2 इयर्स, नहीं चलो ठीक है, परचेस्ड इन प्रीवियस ईयर, नहीं यार परचेस्ड इन प्रीवियस ईयर नहीं लिखेंगे, परचेस्ड 2 इयर्स बैक, 2 साल पहले कार कंपनी ने खरीदी थी। सोल्ड टू एम्प्लॉय, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया कंसेशनल रेट पे दिया, वो बोलेंगे हमने एम्प्लॉय को बेचा ही है, क्वेश्चन में दिखा रहेगा 20 लाख में बेचा। ठीक है, अब 2 ईयर पूरे के पूरे पहले परचेस करा है, पूरे के पूरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो डेप्रिसिएशन माइनस करते वो कंप्लीटेड ईयर्स का ही माइनस करते हैं। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो कंप्लीटेड ईयर्स का ही माइनस करते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कर देते अपन। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, सोल्ड टू एम्प्लॉय ऑन, डेट बता दो कब है, 1/6/2023, 23-24 है ना, हाँ प्रीवियस ईयर 23। और परचेस कब करा है, डेट ऑफ परचेस, कंपनी ने परचेस कर रखा है इसको 1 जनवरी 2021 में। ठीक है, तो यहां पे अपने को कैलकुलेट करना है परक्यूजिट। सॉल्यूशन, आपको डब्ल्यूडीवी निकालना पड़ेगा। डब्ल्यूडीवी इज इक्वल टू 40 लाख माइनस 20%, 20% डब्ल्यूडीवी का माइनस करना है, तो हर बार डब्ल्यूडीवी माइनस करूंगा। अगर यही कार रहते, सॉरी अदर एसेट्स रहते, कार या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अलावा, तो 40 लाख का 10%, 4 लाख हर साल का डेप्रिसिएशन रहता। ठीक है, 40 लाख है कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, कब से कब तक, 1/1/2021 से लेके 31/12/2022 तक। हाँ जी, यहां पे प्रीवियस ईयर नहीं पूरे साल का लेते हैं, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022, या चलो ठीक है 1 जनवरी है ना, तो 1 फरवरी 2021 कर लेता हूं। तो डेप्रिसिएशन कब से लेके, 1 फरवरी 2021 से लेके तो 31 जनवरी 2022 तक, 1 साल हुआ। इसका 20% ऑफ 40 लाख, मतलब 8 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डब्ल्यूडीवी कितनी आ जाएगी, 32 लैक्स। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा कब, 1 फरवरी 2022 से लेके तो 31 जनवरी 2023 तक, और 20% ऑफ 32 लैक्स, 6.40 लैक्स। अब कब बेचा, 1 जून 2023 को बेच दिया था, मतलब पूरा साल कंप्लीट होने का है। 31 जनवरी के बाद पूरा साल हुआ क्या, नहीं, तो डेप्रिसिएशन माइनस अब नहीं करोगे, तो यहां पे आ जाएगा डब्ल्यूडीवी। यहां पे एक्चुअली मैंने कॉस्ट लिखना चाहिए था, 40 लाख माइनस 20% 1 साल का, माइनस 20% 2 साल का, 25,60,000। ठीक है, 25,60,000 का आ गया। अब एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको पूरा तमीज से ले लेता हूं ना। पेस्ट, 25,60,000 परक्यूजिट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यूडीवी माइनस कॉस्ट, सॉरी सेल वैल्यू 25.60 लैक्स माइनस 20 लाख 5.60 लैक्स, ये हो जाएगी परक्यूजिट। समझा क्या, बोलो जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा।
ठीक है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, वेरी गुड, 5.60 lakhs ये हो जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट का वैल्यू। डन है, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स के लिए ही माइनस करना है, बराबर है। अब ऊपर आते हैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट में। यूज ऑफ मूवेबल एसेट में पीसी नोट में क्या लिखा है कि भैया यहां पे कंप्लीटेड ईयर्स रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पे कंप्लीटेड ईयर्स रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 8 महीने के लिए कोई एसेट दिया यूज करने को, तो 8 महीने का जो डेप्रीसिएशन है, कैसे निकालोगे डेप्रीसिएशन? 10% ऑफ एक्चुअल वैल्यू, वो डेप्रीसिएशन हो गया पूरे साल भर का। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को 200 दिन के लिए दिया है यूज करने को, तो जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन पूरे साल का आया इनटू 200 डिवाइडेड बाय 365 और 366 डेज, आप प्रपोर्शनेट डेप्रीसिएशन भी टैक्सेबल करोगे। इवन इफ एसेट इज यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, तो भी वो परक्यूजिट माना जाएगा। यूज के केस में कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूज जरूरी नहीं है, नहीं तो लोग मालूम है क्या करेंगे, 364 दिन के लिए देके वापस ले लेंगे, टैक्सेबल परक्यूजिट ही नहीं रहा। समझा क्या? इसलिए मैंने बोला था कि इसके बाद में अपन ऊपर का पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है इवन यूज्ड ऑफ एसेट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर विल बी परक्यूजिट कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली, यहां पे लिख लेना ऑन डे वाइज बेसिस। डे वाइज पे करते हैं, मंथ वाइज पे नहीं, डे वाइज पे करते हैं। क्लियर है बच्चा? आज 8:30 तक छोड़ देना, दिमाग में डाल लेने, हेवी जा रहा है, क्लास नोट शेयर कर देना आप अगर पॉसिबल होगा तो जी। 8:30 अब कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक जल्दी छोड़ दूंगा आज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसके बाद वाला है ना एकदम टेंशन कम है, ठीक है। मोटर कार वैसे भी अपन कल करेंगे। देखो अब है ना इसके बाद में सारे वो है, आप परक्यूजिट में एक चीज ध्यान रखो कि जितना बेनिफिट हो रहा है आपको उतना ही टैक्सेबल रहेगा, मतलब एम्प्लॉय को जितना बेनिफिट हो रहा है उतना ही उसके हाथों में टैक्सेबल रहता है, ठीक है। डन है, ओके। अब देखो, आपको कंपनी ने कोई गिफ्ट दिया, आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट दिया, तो परक्यूजिट कितना रहेगा? जितने का वो गिफ्ट है, जितने का वो गिफ्ट है। अब ये गिफ्ट दो टाइप से दिया हो सकता है, इन कैश इन काइंड। आपको लिफाफा थमा दिया दिवाली पे एम्प्लॉयर ने आपके 51,000 का पूरा टैक्सेबल। कैश गिफ्ट पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। बट इन काइंड दिया कुछ, जैसे ये वॉच उठाई और आपको दे दिया, भैया ये लो 20,000 की वॉच है, तो ये केस में आपको 5,000 रुपए का एग्जम्पशन है, 5,000 के ऊपर का टैक्सेबल है। जैसे वॉच 20,000 का है, ठीक है, ये नहीं है, ये तो 150 रुपए की रे। हाँ, ये वॉच अगर 20,000 की आपको वॉच दिया तो पहले 5,000 एग्जम्प्ट है, 5 के ऊपर वाला टैक्सेबल है, 15,000 टैक्सेबल रहेगा। डन है? देखो ये पढ़ लो, एग्रीगेट एग्जम्पशन ऑफ 500 इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड इन काइंड। डन है? समझा? हाँ। उसके बाद अगर कंपनी आपके टेलीफोन बिल भरती है, या आपके मोबाइल में रिचार्ज करवाती है, या आपके पोस्टपेड के बिल्स भरती है, या बिल आप खुद भरते हो बट कंपनी आपको उसका पैसा रीएम्बर्स कर देती है, तो वो आपके हाथों में परक्यूजिट नहीं है। समझे? हाँ। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, कंपनी ने आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे रखा है, कंपनी का क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों के पास होता है, ठीक है, जिसमें से जब भी आप कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए जाते हो तो आपको क्या हर बार कैश देंगे क्या? हो अच्छा, आप मीटिंग में जा रहे हो, ये लो टैक्सी के पैसे लो, ये लो होटल के लिए, होटल में, अरे होटल में जाके अच्छी खासे होटल में मीटिंग्स होती है, बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां मीटिंग होती है, मोस्टली तो होटल्स में होती है, और होटल्स के लाउंज में बैठ के, या होटल्स के कैफेटेरिया में बैठ के, या होटल्स के खाना खाते खाते लोग मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सोचो, आप जा रहे हो किसी क्लाइंट से मिलने, कंपनी आपको बोल रही, अच्छा कहाँ जा रहे हो, हयात में जा रहे हो, अच्छा कहाँ जा रहे हो, ताज में जा रहे हो, ये लो 20,000 रुपए लेके जाओ कैश, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, वो आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, ठीक है।
जिधर जिधर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहे हो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लो, कंपनी उसका बिल पे कर देंगे। अब आपने क्या करा, आपके पास क्रेडिट कार्ड था जिसकी लिमिट थी 5 लाख, आपने 5 लाख में से 4 लाख स्वाइप कराए, 5 लाख में से 4 लाख स्वाइप कराए, बट ये 4 लाख जो है ये बिल कंपनी भर देंगी, बट ये 4 लाख में से सिर्फ 3 लाख ऑफिशियल पर्पस के लिए था, 1 लाख अरे अब कार्ड तो है। अब लोग ये थोड़ी समझते कि भैया कंपनी के काम से आ रहे कि पर्सनल काम से आ रहे। अब मैं कहीं पर्सनल काम से शॉपिंग के लिए दिशा मैडम के साथ चले गया, तो मैंने कंपनी का ही कार्ड स्वाइप कर लिया, मेरा पर्सनल जो क्रेडिट कार्ड है वो चल नहीं रहा था, तो मैंने कंपनी का कार्ड स्वाइप कर लिया। अब कंपनी ने 4 लाख का बिल पे कर दिया, जिसमें से 3 लाख ऑफिशियल पर्पस के है और 1 लाख मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, तो मेरे हाथों में कितना परक्यूजिट रहेगा, 1 लाख। तो देखो एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर जो पूरे खर्चे लगे हैं वो, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर उसमें से क्या माइनस करना है, ऑफिशियल पर्पस वाले, 4 में से 3 लाख तो ऑफिशियल थे, मेरे हाथ में 1 लाख का ही फायदा है, 1 लाख टैक्सेबल। डन है भैया, समझ में आ गया? 5,000 ही तो बोला मैंने, 20,000 में से 5,000 माफ, 15,000 टैक्सेबल ऊपर के, यहां पे 5,000 ही बोला है मैंने, 500 बोला क्या मैंने? अरे मारता पकड़ के, मेरे को तो यही याद है, 500 बोला मैंने, 5,000 बोला? 500 रुपए नहीं बे, 5,000 का एग्जाम्शन है भाई, 500 रुपए क्या बात करते हो? ठीक है, अगर मैंने गलती से 500 बोल भी दिया होगा तो 5,000 का एग्जाम्शन है भाई, 5,000 ही लिखा है और 5,000 का ही एग्जाम्शन है। अरे जल्दी बोलो नालायक को, मैंने कितना बोला, 5 की 500? 5,000 बोला ना नालायक, मारू क्या? ठीक कोई ना। अच्छा सौरभ तिवारी, अच्छा ये आप हो भाई, आप दुनिया के कदई बड़े वाहियात प्राणी हो यार, मतलब समझ नहीं आता, आप मेरे को घर पे खरीद लिए क्या आपने मेरे को, ऐसे जबरदस्ती के मैसेज करते रहते हो भाई, मैं ब्लॉक कर दूंगा तुमको, फिर वक्त के वक्त तकलीफ हो जाएगी। नहीं नहीं सही है, आपने 500 सुना है तो आप बराबर है, आप 500 सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर 5,000, मैं खाली खामगा खुद पे शक कर रहा था कि साला गलती से मैंने 500 तो नहीं बोल दिया। अब ध्यान में आ रहा है कि नहीं नहीं, जो बंदा है ना सुनने वाला उसमें ही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है। ठीक है चलो ओके, माफ करिएगा बुरा लगा होगा तो, मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ माफ करिएगा, पर आप डिजर्व करते हो ये। ठीक है, आपको लगता है आपने मेरे को खरीद रखा है, आपको मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया है तो आप उसके अंदर जो मन में आया डालते रहते हो। ठीक है चलो, हाँ, आपको नौकर दिया कंपनी ने, परक्यूजिट कितना रहेगा, जितने नौकर की सैलरी है जो कंपनी पे कर रही है, बराबर है। अगर परक्यूजिट में से कुछ आपसे रिकवर करा, जैसे आपको नौकर दिया 10,000 रुपए साल का या 10,000 रुपए महीने का, जिसमें से कंपनी आपको बोल रही है 2,000 आपको भरने हैं, तो आपके हाथों में फायदा कितना हुआ, 8,000, तो आपको 8,000 टैक्सेबल रहेगा, बराबर है। हाँ, अब यहां पे ना एक सर्कुलर आया था डिपार्टमेंट का, देखो नौकर सिर्फ नौकर दिया आपके खुद के लिए, तो उसका जो सैलरी है वो आपके हाथों में परक्यूजिट रहेगा, मतलब जितना कंपनी उसको पैसा दे रही है वो आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक सर्कुलर आया था जो बोलता था कि कंपनी ने आपको घर दिया और घर के साथ में गार्डनर दिया, घर के साथ में गार्डनर दिया, तो जो गार्डनर की सैलरी है वो आपके हाथों में टैक्सेबल नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे आने के पहले भी, जब से मैं घर में रहने आया, मेरे आने के पहले भी गार्डन तो होगा ही, अब वो घर खाली भी पड़ा होगा पर गार्डन का मेंटेनेंस तो हो ही रहा होगा, मतलब वो गार्डनर पहले भी होगा, मेरे को नहीं दिया है, वो मेरे पहले भी था, मेरे बाद भी रहेगा, तो मेरे लिए हो गया क्या, नहीं। तो वो गार्डनर की सैलरी, गार्डनर को जो कंपनी पैसे दे रही है वो मेरे मत्थे मत मारो, समझा? अगर गार्डनर दिया है घर के साथ में तो उसकी सैलरी परक्यूजिट नहीं रहती। ठीक है, ये एक केस हो गई जो सर्कुलर में कवर्ड थी, बहुत पुराना सर्कुलर है। ठीक है, पर अब दूसरी केस समझो, मैं रहने आया, पहले कोई गार्डन नहीं था, कोई गार्डनर भी नहीं था, दिशा मैडम कहती है कि भाई ये घर में ना अपन बढ़िया सा गार्डन बनाएंगे, बहुत जगह है। अब मैडम ने गार्डन बनाया, उसके लिए कंपनी मेरे को बोले गार्डनर चाहिए, माली चाहिए, मैं थोड़ी वो पेड़ काटूंगी कैंची से,
मैंने बोला ठीक है, बोलता हूँ कंपनी में। कंपनी को बोला, उनने गार्डनर रख दिया मेरे पास। अब ये गार्डनर की जो सैलरी है वो परक्यूजिट रहेगी, क्योंकि इसको मेरे लिए रखा गया है। समझे बात को? यस। तो गार्डनर की सैलरी, अरे गार्डनर कौन सा है, पहले से था कि तुम्हारे लिए आया? पहले से था तो मेरे मत्थे मत मारो। पर तुम्हारे लिए अगर आया तो उसकी सैलरी परक्यूजिट रहेगा। समझा? हाँ। अच्छा, क्या कह रहे सौरभ भाई? सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। सॉरी की बात ही नहीं है, बात समझदारी की होती है यार। तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, बराबर है? तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो सही में। हाँ, क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो ऐसे बीकॉम के लोग लगते थे, मतलब जो अ, ऐसे डायरेक्ट एंट्री वाले, ऑफेंड मत हो, बट कुछ है ना, बीकॉम के स्टूडेंट होते हैं जो कदई झल्ले होते हैं, वैसों की बात कर रहा हूं मैं। आप नहीं हो तो आप बुरा मत मानो, आप ऑफेंड मत हो, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बता रहा हूं, मैं उस टाइप के जनता को एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है, कोई ना। देखो, मैं आपको बता दूं, बीच में ना एक किस्सा हो गया। एक बच्चे को, जैसे हमारी सेल्स टीम है, उसने कॉल करा कि सर आप ये कोर्स है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो क्या? नहीं है तो आपने क्या कर देना चाहिए कि फोन रख देना चाहिए। उस लड़के ने दे दी गालियां लड़की को। तो वो लड़की मेरे पास आई और बोलती है, सर आप बोल रहे हो कि आप CA CS CMA के बच्चों को पढ़ाते हो? और वो लड़की डायरेक्ट, सॉरी, ग्रेजुएशन वाली, बीकॉम करके आई थी हमारे पास काम करने। तो आप बोलते हो, बोले सर ये ऐसे बच्चे होते हैं अब जो बीकॉम वाला रहता है ना, वो CA CS या CMA, ये जो कोर्स है, इनको बड़ी नजरों से देखता है कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे गाली दे रहे हैं ऐसे, और वो भी फोन पे, और वो भी लड़की को। वो लड़की मेरे पास आके बोलती, सर कैसे बच्चे हैं, बोले आपके, कैसे लोगों को पढ़ा देते हो आप? मैंने बोला, अरे बेटा, एक आधा नमूना रहता है। तो आपकी नहीं, अपने कोर्स की इज्जत कर लो, चाहे आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो, उसकी इज्जत कर लो। आपकी नहीं होंगी, पर उस कोर्स की मार्केट में इज्जत है। ठीक है। और एक और चीज, YouTube पे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या CS वाले बच्चे देख सकते हैं? हाँ जी, CA CS CMA तीनों टाइप के बच्चे ये वीडियो को देख सकते हैं। सबके लिए DT सेम ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें गार्डनर की सैलरी परक्यूजिट है और CS में नहीं है, या CMA में नहीं है, या CA में नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। ओके। अब गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई, आपके घर पे आपकी कंपनी गैस का कनेक्शन लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा दी, वाटर का सप्लाई का कनेक्शन लगा दी। तो कितना, अगेन, जितना कंपनी को पैसा लग रहा है आपके घर पे गैस लगाने के लिए, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए, आपके घर पे वाटर सप्लाई लगाने के लिए, वो आपके लिए परक्यूजिट है। ठीक है। बट इसके अंदर एक पॉइंट आता है, अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे गैस वाली कंपनीज है, आजकल तो गैस पाइप से आता है ना, मुंबई वगैरह में गैस पाइप से आता है। ठीक है। वाटर तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी या गैस की बात कर लो। ठीक है। अब अगर कंपनी आपकी दूसरे से गैस लेके आपको दे रही है, तो जितना वो दूसरे को पैसा दे रही है वो आपके लिए परक्यूजिट हुआ। बट कंपनी अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो केस में काय को लेना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेना परक्यूजिट, या मार्केट वैल्यू को परक्यूजिट लेना? तो बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को परक्यूजिट लेना, अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर है तो वो चीज का। अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट परक्यूजिट रहेगा, अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट परक्यूजिट रहेगा। एम आई क्लियर? ठीक। ठीक बात। जी। 1 मिनट दे दो भाई, ये सारी चीजों को आप एक बार झड़ाके से पढ़ लो, जल्दी से, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, एकदम भाग भाग के पढ़ लीजिए। डन है भाई? डन है? हाँ। 1 मिनट रुक जाओ। अपन ने इसके पहले क्या क्या कर रखा है? PGBP कर रखा है, IFOS तक कर रखा है ना? मतलब वी आर डन विथ कितने पेजेस हो गए अपने? कैप गेन्स हो गया है
37 तक हो गए ना, मतलब सैलरी खत्म होने के बाद 37 हो गए सैलरी, और मैक्स 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। टोटल बुक कितना है? 65 पेजेस है, मेरे को यहाँ तक पता है। आई इंडेक्स ही नहीं है इसमें तो मेरे पास। टोटल कितना है? 65 पेजेस है। लास्ट वाला पेज तो वैसे ही भगवान का है। 65 माइनस 37, 28। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं अपना कैलकुलेशन कर रहा था भाई, तुम चिंता मत करो। देखो सैलरी खत्म होने के बाद है ना, अपन दिन में 2-2 लेक्चर ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि बाद में क्लबिंग, आईएफओएस, डिडक्शन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस, टीसीएस, ये सब लाइट वाले चैप्टर्स है, ठीक है? हाँ, ठीक है तो भी ठीक है, ठीक नहीं है तो भी ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। ओके बाबू, हाँ, ये हो गया। मोटर कार कल करेंगे, नहीं तो भारी हो जाएगा आज, ठीक है? मैं आपको ये मेडिकल फैसिलिटीज पढ़ा देता हूँ। मेडिकल फैसिलिटी मतलब क्या है कि भैया आपको एक तो मेडिकल अलाउंस मिलता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, डॉक्टर मेडिकल टिप्स देता, वो मेडिकल अलाउंस वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये मेडिकल अलाउंस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज है, मतलब आपके इलाज के पैसे कंपनी दे रही है। अब दो टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज होती है। ए होता है मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, और दूसरा होता है मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया। मेरे साथ रिपीट करूंगे, मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, दूसरा मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया। अगर मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में दिया है और ये 5 में से एक चीज है तो परक्यूजिट नहीं रहेगा। अच्छा, पहले 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 मेडिकल फैसिलिटीज किसके लिए दी जा सकती है? एक तो एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय का इलाज करवाओ, या उसके फैमिली मेंबर का इलाज करवाओ। एम्प्लॉय का इलाज करवाओ या उसके फैमिली मेंबर का इलाज करवाओ। डन है? ओके। अगर मेडिकल फैसिलिटी इंडिया की बात कर रहे हो आप, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया की अगर आप बात कर रहे हो, तो वो केस में भैया 5 जगह अगर आप इलाज करवा रहे हो तो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहेगा। 5 जगह मेरे साथ रिपीट करना। पहला, एम्प्लॉय का हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल। दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तीसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल इफ रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट सर्जन्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, आप इस प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ या ये हॉस्पिटल में चले जाओ, और वो हॉस्पिटल प्राइवेट है, उसमें इलाज करवाया तो भी परक्यूजिट नहीं रहेगा। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन रिकमेंडेशन। चौथा, हॉस्पिटल्स अप्रूव्ड बाय पीसीसी या सीसी। पीसीसी मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, या सीसी मतलब चीफ कमिश्नर। और पांचवा, कोविड 19 का अगर इलाज करवा रहे हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो ये 5 केस में कोई परक्यूजिट नहीं रहेगा। ये 5 चीजें मेरे साथ रिपीट करो अगेन। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बट ओनली ऑन रिकमेंडेशन बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या एम्प्लॉयर का खुद के हॉस्पिटल के डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पीसीसी या सीसी ने अप्रूव करे हुआ हॉस्पिटल, और पांचवा कोविड 19 की ट्रीटमेंट। ये 5 चीजें अगर आप एम्प्लॉय की या उसके फैमिली मेंबर की करते हो तो परक्यूजिट नहीं रहता इंडिया के अंदर। बोलो वापस से, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन रिकमेंडेशन ऑब्वियसली। चौथा, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, और पांचवा कोविड 19 का ट्रीटमेंट। ये 5 चीजों का अगर आप एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर के इलाज का खर्चा अगर आप उठा रहे हो या आप उसको रीएम्बर्स कर रहे हो तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहेगा, ठीक है? इसके अलावा कोई और फैसिलिटी है, जैसे फैमिली डॉक्टर है एम्प्लॉय का, मतलब मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मेरा फैमिली डॉक्टर है और मेरे फैमिली डॉक्टर की फीस मेरी कंपनी पे कर रही है, वो मेरे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, ठीक है? अब अपना जो ये है, क्या बोलते हैं, रौनक। रौनक कहता है सर मैं बहुत बीमार हूं और मेरे को चाहिए अच्छी खासी नर्स जो मेरा देखभाल करे, देखभाल करे अच्छे से, सुंदर होना चाहिए। और इस नर्स का जो पैसा है ये कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। क्या ये 5 में लिखा है कहीं नर्स होना? नहीं। तो भैया वो नर्स का जो पैसा कंपनी ने दिया है रौनक के लिए टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। समझे बात को? समझ गए सर? ओके। अब देखो यहां पे बच्चे करते गड़बड़।
ये 5 हॉस्पिटल्स के नाम याद नहीं रहते उनको, तो याद रखना। पहला एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तीसरा प्राइवेट हॉस्पिटल बट रेकमेंडेड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, चौथा ऐसे हॉस्पिटल्स जो अप्रूव कर दिए है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ने। बट ये है ना, यहाँ पे पूरे के पूरे इलाज का नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज के लिए जो अप्रूवल होता है। बट कौन सी स्पेसिफिक फैसिलिटीज है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर दिख गया, आपको एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर दिख गए, तो आप परक्यूजिट मत लेना, ठीक है, नो परक्यूजिट। एनी अदर फैसिलिटीज जैसे फैमिली डॉक्टर है या नर्स है, नर्सिंग वाली, तो वो टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। रौनक अब तो बीमार होना चाहेगा सही बात है, रौनक को बीमार कर देते हैं, बोले नर्स भेजेंगे सर, मैं नहीं भेजूंगा, आप खुद अरेंज कर लो अपने लिए, ठीक है। ये बात हुई इंडिया की। इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर अगर इलाज के लिए जा रहे हैं तो 3 बेसिक मोटे मोटे खर्चे होते हैं। पहला इलाज का, दूसरा जाने आने का, तीसरा वहां रहने का। इलाज का, रहने का और जाने आने का 3 खर्चे, ट्रीटमेंट का, जाने आने का और रहने का, ट्रीटमेंट का, स्टे का और रहने का। तो देखो, ट्रीटमेंट और रहने का खर्चा ये उतना एग्जम्प्ट रहेगा जितना आरबीआई परमिट करती है, और उसके ऊपर का अमाउंट जो है वो टैक्सेबल रहेगा। मतलब आपने जाने आने का और इलाज का खर्चा हो गया 4 लाख रुपए, आरबीआई बोलती है 3 लाख ही हम देंगे, या आरबीआई की लिमिट है 3 लाख की, तो 3 लाख एग्जम्प्ट, 3 लाख के ऊपर का टैक्सेबल 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब सर हमको कैसे पता चलेगा आरबीआई की लिमिट कितनी है? वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा खर्चा जाने आने का, ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का खर्चा गरीब लोगों के लिए एग्जम्प्ट है। गरीब लोग मतलब जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है, ये एक्सपेंडिचर माइनस करने के पहले जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है, ठीक है। और 2 लाख से ज्यादा है तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अरे भाई कंपनी आपका इलाज करवा रही है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख है, अब जाने आने की टिकट तो आप बना सकते हो, बराबर ना, 6 लाख रुपए कमा रहे हो आप, जाने आने की टिकट 30-30, 40-40, 50-50 हजार की बनेंगी मैक्स, ये तो आप बना सकते हो, बनाइए। अब आप बोल रहे हो ये भी कंपनी बना रही है, साला आपकी नियत में ही खराब है। मतलब 6 लाख रुपए की आपकी इनकम है, फिर भी आप जाने आने का पैसा भी कंपनी से ले रहे हो। हमको कुछ दाल में काला लग रहा है, हम तो पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे भाई, हम तो पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे भाई, समझ आया? हाँ, तो 3 खर्चे, एक वहां पे ट्रीटमेंट का, दूसरा वहां के स्टे का। ये दोनों खर्चे तो सबको एग्जम्प्ट है, आरबीआई जितना अलाउ करती है, आरबीआई जितना परमिट करती है उतना, उसके ऊपर का टैक्सेबल रहेगा। बट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल तब एग्जम्प्ट रहेगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है, तो 2 लाख से ज्यादा आपका ग्रॉस टोटल इनकम है तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है? ओके। दूसरा सवाल जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेट अस अज्यूम कि आपकी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है 1,50,000, मतलब आपको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी एग्जम्प्ट रहेगा। हाँ, अब आपका ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ, आपका ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ 2 लाख, आपका स्टे का खर्चा हुआ 70,000, और आपका ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, ट्रैवल 80,000। अब ये 80,000 2 लाख से कम है ग्रॉस टोटल इनकम, 80,000 भी एग्जम्पशन में आएगा। टोटल कितना खर्चा हुआ? 3.5 लाख। ये टोटल ऐड करना। अब आरबीआई की लिमिट दे रखी है आपको, आरबीआई की लिमिट दे रखी है कितनी? 2 लाख रुपए की। मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट कितना हो जाएगा? 1,50,000। ओ हो, मतलब ये कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, पहले चेक करो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, अगर ये 2 लाख से कम है तो इसको भी एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल करो, और अगर ये एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 80,000 अलग से एग्जम्प्ट है और बचे हुए 2 में ही आरबीआई की लिमिट लग रही है, ऐसा नहीं है। आरबीआई की लिमिट पूरे में लगती है, समझा क्या? आप समझ रहे थे ना गलत, पकड़ लिया मैंने आपको। सर इतना तो हमने सोचा ही नहीं था, हम इतना थोड़ी सोचते। अब इतना नहीं सोचते हो तभी तो जब क्वेश्चन आता है तब सोचते हो, और पहली बार सोच नहीं पाते इसलिए अगला अटेम्प्ट लगता है।
तो आपको वो टीचर चाहिए जो आपको ये सारा कुछ क्लास में ही सोचने को मजबूर करे, तब जाके तो बात बनेंगी। ठीक है। ओके। पीसी नोट, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कंपनी आपके लिए निकाल रही है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है और वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडीए, सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडीए की स्कीम के तहत निकाल रहा है वो प्रीमियम, या वो जो इंश्योरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडीए की स्कीम में है, तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहेगा, आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट ऑन द अदर एंड, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा एम्प्लॉयर ने आपका, तो वो आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब बात करते हैं फैमिली का मतलब क्या है। ऊपर बोला था ना एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर, तो फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है आपका स्पाउस, मतलब मेरे केस में अपनी बीवी, और कौन है अपने पास में, कौन लड़की है अपने पास में? डिम्मी, डिम्मी मैडम। डिम्मी मैडम के केस में उनके पति देव, जब भी हो जाएंगे तब वो स्पाउस होता है। मतलब आदमी के लिए औरत और औरत के लिए उसका आदमी, ये स्पाउस है। ठीक है। मैक्सिमम 2 बच्चे, 2 से ज्यादा अगर आपके बच्चे हैं तो वो वैसे तो आपके बच्चे हैं, पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के परक्यूजिट के लिए वो आपके फैमिली में नहीं आएंगे। हाँ। और यहाँ पे वो 2 बच्चों वाला रूल लगता है क्या? मतलब पहले में 1 हुआ, बाद में 2 हो गए, तो उसको 2 ही मानते? हाउ हाउ हाउ। ठीक है। हाँ। प्लस आपका पेरेंट्स, आपकी भाई, आपकी बहन जो आप पे डिपेंडेंट है, आपका भाई बहन, आपके पेरेंट्स अगर आप पे डिपेंडेंट है तो ही आपके फैमिली मेंबर में आते हैं, तो ही आपके फैमिली मेंबर में आते हैं। क्लियर है क्या? ओके। अब देखो भाई, मतलब दादा अपने फैमिली मेंबर में नहीं आते? नहीं सर, मेरे दादाजी मेरे साथ रहते हैं, मेरे को उनसे बड़ा प्यार है। अच्छी बात है, वो आपकी फैमिली है, पर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो आपकी फैमिली नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो आपकी फैमिली नहीं है। अब देखो क्या हुआ, आपने अपने ग्रैंडफादर का इलाज करवाया अपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, तो क्या होगा बताइए? हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का था सर, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में करवाया ना, तो नो परक्यूजिट। बोलो बोलो बोलो। एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में करवाया तो नो परक्यूजिट, हाँ या ना? बराबर है ना? सर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है ना, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है ना, हाँ कि ना? तो परक्यूजिट रहेगा क्या? बोलो 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 बोलो, मैं देखता हूं। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, ग्रैंडफादर का इलाज कराया, तो देखो गुड्डू जैन एग्जाम बोलती है, तुमसे यही उम्मीद थी नालायक। परक्यूजिट है, क्यों? अरे आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया, पर किसका इलाज करवाए? ग्रैंडफादर का, और ग्रैंडफादर आपके फैमिली मेंबर में नहीं आते हैं। देखो वो जो 5 चीजें हैं ना, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन रिकमेंडेशन, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय पीसीसी और सीसी, और कोविड-19 का ट्रीटमेंट, ये अगर फैमिली मेंबर का हो रहा है तो एग्जम्प्ट है। बट ये ग्रैंडफादर तो फैमिली मेंबर है ही नहीं, तो इनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाओ, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में कराओ, तो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। फैमिली मेंबर का एग्जम्प्ट है, दादाजी फैमिली मेंबर नहीं है भाई। समझे क्या बात को? ठीक है। डिपेंडेंट बोला है, वर्ड यूज करा है, होली डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करा है। ठीक है। ओके, चलो बेस्ट है, समझ में आ गया। एजुकेशन, फ्री एजुकेशन के केस में बड़ा सिंपल है दुनिया, फ्री एजुकेशन के केस में दुनिया बड़ी सिंपल है। देखो फ्री एजुकेशन, एजुकेशन में एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग आ जाता है। अब यार एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने किसी नए एम्प्लॉय को हायर कर रखा है, बराबर है, और और उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, काय के लिए ट्रेनिंग दोगे? ताकि वो आपके जो जॉब है उसको ढंग से कर पाए। उसमें एम्प्लॉय का कोई फायदा नहीं है, ये परक्यूजिट नहीं है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट परक्यूजिट, बराबर है। उसके बाद में जब एजुकेशन देते हो आप, एजुकेशन 2 लोग को दे सकते हो, एक तो फैमिली मेंबर को या बच्चों को।
एक तो एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को या बच्चों को। अगर फैमिली मेंबर को एजुकेशन दिया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अगर फैमिली मेंबर को आपने एजुकेशन दिया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। और बच्चे को अगर आपने एग्जाम्शन दिया तो 1,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है और 1,000 के ऊपर का टैक्सेबल है। 1,000 तक एग्जम्प्ट है और 1,000 के ऊपर का टैक्सेबल है। याद रखना, अगर आपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो तो 1,000 तक एग्जम्प्ट, 1,000 के ऊपर का टैक्सेबल। अब एजुकेशन देना मतलब क्या? अरे उस बच्चों की स्कूल की फीस भरना आप। ठीक है, देखो 3 केसेस है। एक, स्कूल एम्प्लॉयर की है, उसमें बच्चे जाके फ्री में पढ़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, स्कूल एम्प्लॉयर की नहीं है बट जो बच्चे की स्कूल की फीस है वो कंपनी भर रही है, वो आपका एम्प्लॉयर भर रहा है। तीसरा केस, फीस एम्प्लॉय खुद भरता है, कंपनी या एम्प्लॉयर उसको बाद में रीएम्बर्स करती है। तीनों केस में परक्यूजिट है। सर फीस तो एम्प्लॉयर भर रहा है, एम्प्लॉय भर रहा है, और कंपनी उसको बाद में पैसे दे रही है, ये तो अलाउंस हुआ। नहीं, ये अलाउंस नहीं है, ये परक्यूजिट है। इसीलिए बोला था कि परक्यूजिट मे बी इन कैश और इन काइंड ऑल्सो। काइंड में तो होता ही है, कैश में भी हो सकता है, ये रीएम्बर्समेंट वाले केस में। ठीक है, ओके। अब सर परक्यूजिट का वैल्यू कितना रहता, ये तो बताओ। मैं बताता हूं परक्यूजिट का वैल्यू कितना होता है। वो डिपेंड करता है कि कहां पे उनकी एडमिशन हो रही है। अगर स्कूल एम्प्लॉयर का है और उस स्कूल के अंदर एम्प्लॉइज के बच्चे भी आते हैं और बाकी लोग भी आ सकते हैं, तो जितनी बाकी लोगों से फीस ली जाती है उतना वैल्यू ऑफ परक्यूजिट रहेगा। उसमें से 1,000 एग्जम्प्ट, 1,000 के ऊपर का टैक्सेबल। समझा? हम बाकी बच्चों से लेते 20,000 रुपए साल भर का। हम बाकी बच्चों से कितना लेते? 20,000 रुपए साल भर का। तो ये क्या हो गया? देख किधर है भाई? अरे इधर नहीं, किधर गया? हाँ, ये यहाँ पे। बाकी बच्चों से कितना लेते? 20,000 रुपए साल भर का। अब एम्प्लॉय के बच्चे से पैसे ही नहीं ले रहे, तो 1,000 रुपए तक एग्जम्प्ट, 1,000 के ऊपर का टैक्सेबल। 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपए एग्जम्प्ट, ऊपर का 8,000 रुपए टैक्सेबल। ठीक है। दूसरा केस, हमारी स्कूल जो है उसमें सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते हैं, बाहर वाले पढ़ते ही नहीं है, तो हमको पता ही नहीं है बाहर वालों से कितना ले रहे। तो बोले ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सेम लोकेलिटी में सेम लेवल का स्कूल होगा ना, हाँ, तो वो स्कूल जितना बच्चों से चार्ज कर रहा है उतने को आप परक्यूजिट मान लो, उसमें से 1,000 रुपए एग्जाम कर दो। स्कूल का लेवल सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड की स्कूल को आप सीबीएसई के साथ कंपेयर कर रहे हो या आईसीएसई के साथ कंपेयर कर रहे हो। सर हमारे लोकेलिटी में ऐसी स्कूल ही नहीं है, तो थोड़ी दूर कहीं ना कहीं तो होंगी, उसकी कंपैरिजन कर लो। तीसरा, स्कूल की फीस भरा हमने और एम्प्लॉयर ने हमको वापस दिया, तो जितनी हमने स्कूल की फीस भरा उसमें से 1,000 पर मंथ माइनस कर दो, बची हुई टैक्सेबल कर दो। सिंपल है, वेरी सिंपल। हाँ कि ना? और ये फीस कहां से पता चलेगी? क्वेश्चन में दी रहेगी, आपको जाके स्कूल में पूछना नहीं है। समझे बात को? हाँ, थैंक यू सर बोल रहे हैं बाबा, कोई बात नहीं। अगर तुम में से एक भी बच्चा पास होने के बाद फाइनल में नहीं आया मेरे पास, कीड़े पड़ेंगे सालो तुमको। अगले अटेम्प्ट में आओगे ना, फेल ही करवा दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये तो फाइनल की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ यार मैं अपने। हाँ, ये भाई बनता है ना, इतनी एडवर्टीजमेंट करना बनता है भाई, बनता है बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ओके सर जी, ये हो गया, ये लिखा है। हाँ, लास्ट वाला नोट, अगर आपकी कंपनी आपके बच्चे को स्कॉलरशिप दे रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये स्कॉलरशिप आपके बच्चे को इसलिए मिल रही है क्योंकि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। स्कॉलरशिप भाई उसको उसके मेरिट्स में मिल रही है, मेरे बच्चे अच्छा है पढ़ने में, उसके लिए उसको स्कॉलरशिप मिल रही है कंपनी की तरफ से, मेरे बच्चे थोड़ी मिल रही है। वो परक्यूजिट नहीं रहेगा। जैसे अभी रिलायंस में कोई काम करता है, अंबानी जी की स्कॉलरशिप निकलती है। हाँ, अब मान के चलो मैं रिलायंस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अंबानी जी के नाम पे, धीरू भाई अंबानी के नाम पे स्कॉलरशिप निकलती है। अब प्रीशा मैडम, अपनी प्रीशा मेरी जो बच्ची है, उसको मिल गई वो स्कॉलरशिप, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मैं रिलायंस में काम करता इसलिए प्रीशा को स्कॉलरशिप मिली तो वो मेरे लिए परक्यूजिट हुआ, ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई। वो तो उसके टैलेंट से मिली है, उसके मेरिट से मिली है उसको, तो उसके हाथों में, मेरे हाथों में टैक्सेबल नहीं रहेगा। फाइनल में भी ऐसे ही सिखाओगे तो आपसे ही आएंगे। हाँ भाई, ऐसे ही आएंगे यार, ऐसे ही सिखाएंगे ना, मतलब मैं क्या बदल जाऊंगा फाइनल में? इंटर में अलग,
देखो जिनने मेरे से फाउंडेशन पढ़ रखा है ना उनको मालूम है मैं इंटर में भी सेम ही है और फाइनल में भी सेम ही रहेगा। ऐसा अपन ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, ऐसे ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया कैमरे के पीछे कुछ और है और कैमरे के बाद में कुछ और है। अपन ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। आपके बोलने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फाइनल आपसे ही पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। आपके बच्चे भी मेरे से पढ़ेंगे? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, तब तक मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं और 10 साल पढ़ाऊंगा मैक्स, उसके बाद में नहीं भाई, हो गया, छोड़ देंगे बस। ठीक है, ओके। अब सोच रहा हूं आगे का लूं कि ना लूं, बताइए क्या करें। एक, दो, तीन, 3 पेज बचे, 2 सेशन में तो खत्म हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर इसको ज्यादा लंबा नहीं करते। आप भी बहुत थक गए होंगे, मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूं, पर ठीक है। कल भी मैं रात को 9:15 बजे घर पे गया था। आज भी मैं 9:15 बजे ऑफिस से निकला था, कल तो 9:15 तक क्लास चल गई थी। आज भी लगभग कुछ 8:30 पौने 9 तक चल रही है, तो आज भी थोड़ा लेट ही होऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एजुकेशन वाला पॉइंट भूल ही गया था मैं तो। नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए रोकते हैं, कल वापस से आएंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।